Once a Marcos, always a Marcos. एज ए मैरीन कमांडो सबसे कठिन मोमेंट, हिट और क्विट। वर्ल्ड की नंबर 1 मार्को कमांडो से हम बात कर रहे हैं। वो रिसेंटली मार्कोस ने किया, आज तक कभी यूएस सील्स ने भी वो चीज़ें नहीं की हैं। कमिंग टू 105 आवर्स, 50-55 घंटे तो आई थिंक आप लोग पुल कर ही लेते हैं। उसके बाद कैसे अपने आप को जगा के रखते हैं? कितना टाइम पानी के अंदर रहना पड़ता? आपको एटलीस्ट 50 मीटर जो है आपको अंडर वाटर आपका ब्रीथ होल्ड करके आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल तक हो सकता है। तो डेफिनेशन तो किसी के पास भी नहीं है आज के टाइम में स्पेशल फोर्स के लिए। हाँ, बट एक पैटर्न बना हुआ है कि ह्यूमन बॉडी है कहाँ तक सरवाइव कर सकती है। को टारगेट दिया जाएगा कि आपको 3 किलोमीटर के बाद या 2 किलोमीटर के बाद आपको इस लोके पॉइंट पे जाके और आपको अंडर वाटर ही जाना है और आपको माइंस लगाना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रियल वॉरियर विथ राकेश शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम मिलते हैं मैरीन कमांडो से, जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भारत का परचम लहराया। इनकी ट्रेनिंग से लेके और खतरनाक मिशन तक सारी बात करें। पवन जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। पवन कुमार जी, मैरीन कमांडो, आपका जो निवास स्थान रेवाड़ी से है, आपके परिवार में सेना से अर्धसैनिक बल में भी लोग हैं, और कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, मैं जैसा आपने बोला है कि मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। मेरी फैमिली में बेसिकली जो मेरी खुद की फैमिली है उसमें डिफेंस में कोई उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। बट मुझे मोटिवेशन मिला जब मैं स्कूल में गया, चीज़ों को देखा कि हाँ फ़ौज ऐसे काम कर रही है, ठीक है। बट मेरे जैसे रिलेशन में मेरे मामा जी या मेरे नाना जी थे, वो डिफेंस में थे, और वहाँ से भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ डिफेंस में अगर जाना है वो बेहतर है। और हरियाणा से भी जब उस टाइम पे मुझे एक वाक़या याद है कि मैं अपने मामा जी के साथ बैठा हुआ था और उस टाइम पे कारगिल वॉर चल रहा था, ठीक है। तो रेडियो पे वो सब चीज़ें सुन रहे थे। तो उस टाइम पे वो छुट्टी आ रखे थे और उनका छुट्टी कैंसिल हुआ, ठीक है। और छुट्टी कैंसिल होने के बाद उनको इमीडिएटली जाना पड़ा। तो उस टाइम पे हमने देखा कि अच्छा, लड़ाई लड़ने के लिए हमारे फ़ौजी हैं, ठीक है, हमारे सैनिक हैं, वो फ़ौज में हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से एक अलग से रिस्पेक्ट उस टाइम पे, वो एक जो वाक़या है वो हुआ, वो उस टाइम पे चीज़ें आपकी हुई, लाइफ में ट्रिगर तो करा। उसने मुझे ट्रिगर किया कि इन फ्यूचर अगर मुझे जाना है, पैशन अगर ज़िंदगी में बनाना है तो एक फ़ौजी का बनाना है और एक फ़ौज में ही मेरे को जाना है। नहीं, हम आर्मी एयरफोर्स तो काफ़ी सुनते रहते हैं। नेवी कैसे दिमाग में स्ट्राइक किया और इट हैपेंड जस्ट बाय चांस? ये जस्ट बाय चांस ही वो हुआ। बस दिमाग में इतना ही था कि मेरे को देश को सर्व करना है, फ़ौज में जाना है। तो उस टाइम पे अगर गाँव में अगर हम बात करें, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे माइंडसेट जो लोगों का होता है, मेरे ख्याल से नेवी ने आपको चुना बिकॉज एक तो अनकन्वेंशनल, अगर हम हार्टलैंड की बात करें तो आपने नेवी चुना। नेवी में जाते ही आपने स्ट्रेट अवे मार्कोस ही चुना, है ना? हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले तो हमें मार्कोस का पता नहीं था, ठीक है। हम नेवी में गए। नेवी में जाने के बाद, क्योंकि नेवी में तो मेरे रिलेशन में भी कोई नहीं था, ठीक है। गांव में भी कोई उस टाइम पे मैं किसी को जानता नहीं था कि कोई नेवी में है, ठीक है। जब नेवी के अंदर गए तो नेवी में जाने के बाद भी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि जब मैं बेसिक ट्रेनिंग कर रहा था तो एक बेंचमार्क होता है कि भाई फ़ौज के अंदर जाने का एक ही लेवल, एक ही स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड मीट करके सभी फ़ौज के अंदर इन हो जाते हैं। फिर बेसिक ट्रेनिंग चलता है। बेसिक ट्रेनिंग में फिर अगेन फिल्ट्रेशन होता है कि हम अपने आप को जज करते हैं, फिज़िकल इंडोरेंस या मेंटल इंडोरेंस या मेंटल जो भी चीज़ें हैं, जो फेसेस रहते हैं ट्रेनिंग के, उसमें भी लोग फ़िल्टर होते जाते हैं।
तो तब उसमें भी जाने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी इधर भी आके बेस्ट करना है और अच्छा करना है। तो आप टॉप परफॉर्मर रहे। हाँ, तो मैं वहाँ पे टॉप परफॉर्मर, मेरा बेसिक ट्रेनिंग में मैं रहा, मैं 10% में टॉप 10 में टॉप 10 में मैं वहाँ पे था ट्रेनिंग के टाइम पे। और फिर हमें वहाँ पे जब चीज़ें दिखाया गया कि फोर्स के अंदर भी एक स्पेशल फोर्स होता है, ठीक है, तो स्पेशल ऑपरेशंस या बियॉन्ड एनिमी लाइंस ऑपरेट अगर आपको कभी करने का मौका मिलेगा तो आपको फोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, स्पेशल फोर्स। और वो तो था तब मार्को। वहाँ पे पता चला कि जो नेवी का जो स्पेशल फोर्स है मार्कोस। तो वहाँ से मुझे मोटिवेट मिला। जब हमारा बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला था उस टाइम पे वहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेशन दिया गया स्पेशल फोर्स के थ्रू, मार्कोस के थ्रू। और तब हमने उनका जो एक्टिविटी देखा और उनका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ जो उनका देखा हमने, और जो उनका डिसीजन पावर, जो मेकिंग, जो उस टाइम पे जो सिचुएशन अगेंस्ट योर सिचुएशन, आपके मेंटल है, आपके अगेंस्ट जो सिचुएशन है उसमें वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो मेंटल स्टैंडर्ड प्लस फिज़िकल स्टैंडर्ड, तो और जो टेरेन अपोजिट आपके उसके अगेंस्ट है और वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो तब और ज़्यादा रिस्पेक्ट उस टाइम पे देखने को मिला हमें। और मैंने सोचा कि अगर मेरे को नेवी में रहना है तो मुझे मार्कोस ही चुनना ही पड़ेगा, मार्कोस में ही मुझे जाना है। पवन जी, जैसा कि हम लोगों ने समझा है, देखा है, दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग में आती है मार्कोस की, और नंबर 1 कमांडो फोर्स हम बात करें तो इंडियन मार्कोस है। तो ट्रेनिंग के बारे में हम बताएंगे कैसे। बेसिकली मार्कोस का क्या होता है कि अगर हम डिफाइन करें मार्कोस का जो ऑपरेशनल डोमेन, तो इसको हम 3 डोमेन में या 3 डायमेंशनल फोर्स हम इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। 1 इज़ एयर, जो एयर में ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशल फोर्स जो ऑपरेट करती है। दूसरा एट सी, जो सी के अंदर ऑपरेट करते हैं। तीसरा जो है लैंड, ठीक है, लैंड में भी ये ऑपरेट करते हैं। तो मार्कोस एक 3 डायमेंशनल फोर्स है, तो उसका जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो भी इसी हिसाब से बनाया गया हुआ है, ठीक है। अगर आप फेमिलियर हैं तो यूएस सील्स के बारे में आपने सुना होगा। तो यूएस सील्स का जो पैटर्न है वो सेम मार्कोस का पैटर्न है। तो अगर हम कंपेयर करें यूएस सील्स एंड मार्कोस, इंडियन मार्कोस, वेयर डू यू सी मार्कोस का पोजीशन? अगर हम यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम फिजिकल इंडोरेंस की बात करेंगे तो मार्कोस इज ऑन द फर्स्ट इन द वर्ल्ड में, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, यस। ग्रेट। तो राकेश जी, वी आर प्रिविलेज फ्रॉम वर्ल्ड की नंबर 1 मार्को कमांडो से हम बात कर रहे हैं। सो फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है। इसमें मार्कोस का कोई वो नहीं है कि कोई मीट करे स्टैंडर्ड को। हाँ, टेक्निकली अगर इक्विपमेंट वाइज हम बात करते हैं तो यूएस सील्स में के पास काफ़ी अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनके। हाँ, उनके मे पास बी काफ़ी उनका अच्छे। एक्सपोजर भी वैसा है। आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर के कुवैत तक कहीं भी देना होता तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब काम करने के लिए। मार्कोस को मे बी वॉट एवर रीज़न अभी तक उतनी अपॉर्चुनिटी लाइव एक्शंस करने को नहीं मिला, अदरवाइज उनकी भी कैपेबिलिटी उतनी है, परफॉर्मेंस उतनी भी होगी। हाँ, अभी हमने मार्कोस ने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कि जो इंटरनेशनल वाटर में उन्होंने अभी अपना जो पेलोड है एयरक्राफ्ट से वो उन्होंने लैंड किया है एट सी, और उन्होंने एट सी उन्होंने जंप करके और उसको रिकवर करके और ऑपरेट करने का उनको अभी हम अभी देख रहे थे ऊपर से एयरक्राफ्ट से डिंगी गिरा के एंड देन वो खुद डाइव करके वो डिंगी पे बैठ के रिकवर करके उसी की बात कर रहे हैं। और दुनिया में पहली बार हुआ। हाँ, उन्होंने जो वेसल जो कैप्चर होने से, बेसिकली हाईजैक होने से जो बचाया था, वो रिसेंटली मार्कोस ने किया। आज तक कभी यूएस सील्स ने भी वो चीज़ें नहीं की हैं। ओके, ग्रेट। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, हम उस पर काम कर रहे थे और अभी जाके एक्चुअल एग्जीक्यूशन का मौका मिला। उस पे हुआ। आप थोड़ा बताएंगे इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसिडेंट कौन सा था ये? इंसिडेंट बेसिकली क्या है कि किसी दूसरे कंट्री का जो सिक्योरिटी रीजन हम चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं, फेयर, ठीक है। बेसिकली वो किसी दूसरे कंट्री का वेसल था, उसमें हमारे इंडियन क्रू थे, ठीक है। उसका जो डिस्ट्रेस सिग्नल जो आया था उसको हाई चेक करने का, ठीक है, तो वो सिग्नल मिला था उस टाइम पे।
और तब मार्कोस को वहाँ पे लॉन्च किया गया था, बिकॉज़ ये जो है अपना जो हिंद महासागर जो है और अरेबियन सी है उसके आसपास का ये इंसिडेंट है। ओके, तो बेसिकली इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्ट, एक कमर्शियल शिप थी जिसमें इंडियंस भी कुछ फंसे हुए थे, जिन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल वहाँ से डिसिमिनेट किया और वो हमारी गवर्नमेंट ने उसको रिसीव किया और उनको बचाने के लिए मेरीन कमांडोज मार्कोस को बेसिकली अगर लॉन्च किया गया। अगर हम देखते हैं कि जितने भी मर्चेंट वेसल जो होते हैं, ठीक है, मर्चेंट वेसल किसी भी कंट्री का हो, अगर इंटरनेशनल टेरिटरी में है और उसमें क्रू रिस्पेक्टिव किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, तो जब उनको लगता है कि उनके शिप की तरफ कोई पायरेट बोट या जो भी है टेररिस्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल देते हैं, ठीक है। उनके आसपास में कोई भी वॉरशिप होता है, लेट इट बी नेवी का कोई, इंडियन नेवी का कोई वॉरशिप है या फ्रेंच नेवी का कोई वॉरशिप है, ठीक है, तो जिसको भी सिग्नल रिसीव होता है तो उसका जो ड्यूटी है वो बनता है कि उसको सेफ करे और उसको हाईजैक होने से बचाया जाए। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो इंटरनेशनल वाटर क्या होता है हमारे ऑडियंस के लिए, दूसरा डिस्ट्रेस सिग्नल कैसे किस मोड से दिया जा सकता है, शॉर्ट में बता दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल जो वाटर होता है, इंटरनेशनल वाटर मतलब किसी कंट्री का उस पर वो नहीं है, अधिकार नहीं है, वो सभी के लिए है, ठीक है। उस पर ऐसा नहीं है कि उसमें इंडिया अपना मतलब बोले कि ये मेरा एरिया करके है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल वाटर होता है और उसमें सभी नेवी जो है, जो भी कंट्री है, वो सेल आउट करते हैं, फ्रीली उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी में अगर बात करें कि जो स्टेट के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो हम कुछ 112 कॉल करते हैं, ठीक है, वो पुलिस लाइन के पास, पुलिस के पास वो कॉल जाता है, ठीक है। जो भी नियर बाई जो पीसीआर या जो भी क्यूआरटी या एक टीम होता है पुलिस का, वो आपको अप्रोच करता है, आपको आइडेंटिफाई करके आपकी लोकेशन को। तो सेम चीज़ ये इसमें होता है। जैसे एयरक्राफ्ट के केस में मेडे का सिग्नल होता है, वहाँ पे इस तरह का पर्टिकुलर वर्ड है। हाँ, नहीं, डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब दिस इज़ ए प्रोसेस कि नाउ यू आर कॉलिंग SOS, फॉर एग्जांपल SOS, ठीक है। अगर आपका रेंज नहीं है फ़ोन में और आप कहीं अगर स्टक हो जाते हो तो बेसिकली कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रिगर करते हैं वहाँ से, सो दैट वो डिस्ट्रेस सिग्नल हमारे रडार या किसी इक्विपमेंट को रिसीव होता है, वो सिग्नल आपका कैप्चर हो जाता है रडार में और आपको पता चल जाता है कि ये जो वेसल है ये डेंजर में है या इसको ज़रूरत है हमारी। नहीं, मैं उस ट्रेनिंग सेंटर के डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, जब मेरीन कमांडोज ने आपको आके डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसमें कौन सा ऐसा एक इंसिडेंट है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर गया कि नहीं, मैं आई बिलोंग टू दिस फोर्स ओनली? हाँ, उसमें वो चीज़ें हैं जिसमें अगर आप बेसिक नॉर्मल ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि सेफ्टी के लिए काफ़ी प्रिकॉशन रखा जाता है, बट जब डेमोन्स्ट्रेशन जब हुआ मार्कोस का, तो उसमें वो दिखाया गया कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के अंदर लोगों को हॉस्टेज किया गया है और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे आप बिल्डिंग के ऊपर स्लेदर डाउन हो रहे हो एयर से, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बिल्डिंग में कैसे इंटर कर रहे हो, ठीक है, उसको बेसिकली वहाँ पे कैट वॉक किया गया। कैट वॉक एक स्पेशल फोर्स वाला जो बंदा है वो समझेगा कि कैट वॉक कभी आपने देखा होगा कि जो कमांडो है वो बिल्डिंग से ऊपर से आ रहा है और वो नीचे की तरफ उसका सिर है, पैर उसके ऊपर हैं, ठीक है, और वो नीचे एक रोप के थ्रू आ रहा है और वो वहीं पे आके रुकता है। जिस रूम में उसको इंटर करना है उस रूम की विंडो से वो इंटर करता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन थे कि आपके हाथ और पैर जो हैं उनको आपको मतलब बांध दिया जाता है, ठीक है, और उसको आपको पानी में डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद वो कैसे सर्वाइव वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता उस समय? नहीं, उस टाइम पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पे। आपको खुद ये जो टेक्निक्स हैं जो मार्कोस के पास जो उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे उनको सर्वाइव करना है, उसको अगर आपके जिसको बोलते हैं जैसे POW में प्रिजन ऑफ वॉर का जब कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है
तो उस टाइम पे चीज़ें होती हैं, या फिर हम कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका जो हाथ पैर है या चल नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपको सर्वाइव करना है पानी के अंदर, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं तो सर्वाइवल। उन्होंने वहाँ पे लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया और आपके अंदर थ्रिल आ गया कि यस आई शुड डू दिस। मैरिन कमांडो ही बनना है। हाँ, ये मतलब देखने को मिला कि हाँ, ये सब चीज़ें अभी फोर्स में तो आ गए हैं, बट फोर्स के अंदर भी एक ये वाला जो काडर है, जो ये जमात है जिसको हम जमात बोलते हैं, स्पेशल जमात की एक स्पेशल काडर, इसके अंदर मेरे को जाना है। और वहाँ पे जब मार्कोस डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वहाँ पे टीम मार्कोस की आई, तो जो जो हमारे फ़ौजी थे नेवी के, जो स्टाफ था, ठीक है, वो भी उनको इतने रिस्पेक्टफुली उनको एंटरटेन बेसिकली उनको अटेंड कर रहे थे, उनको अटेंड कर रहे थे। और तब मुझे फील हुआ कि हाँ, मुझे भी स्पेशल बनना है, मुझे भी इसी जमात में शामिल होना है और मुझे मार्कोस काडर में जाना है। पवन जी, हम बात करेंगे मैरिन कमांडो ट्रेनिंग की, जो सबसे टफ है और जो मोटिवेट किया आपको ज्वाइन करने के लिए, इसका पैटर्न क्या है और कितना समय इसमें लगता है टोटल? देखिए राकेश जी, जो मरीन कमांडो का जो ट्रेनिंग है, मिनिमम 1 साल तक आपका ट्रेनिंग चलता है और इसके अलग अलग फेसेस होते हैं। अब मार्कोस ट्रेनिंग डायरेक्टली आपका कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। आपको पहले डाइविंग फेस, जो इसका इनिशियल फेस है, उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और आपको पहले डाइविंग का क्वालिफ़िकेशन लेना पड़ता है। उसके बाद ही आपको एडवांस में मार्कोस में भेजा जाता है। मेरे दिमाग में आया था कि मुझे मार्कोस ज्वाइन करना है और मुझे इस काडर में जाना है, तो वहाँ से मैं वॉलंटियर बना और हमारा एक एप्टीट्यूड हुआ। एप्टीट्यूड बेसिकली एक 2 से 3 दिन का फिज़िकल और मेंटल स्क्रीनिंग एक होता है। जब आप उसमें क्वालिफाई करते हो तभी आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जब मेरा इनिशियली फेस था बेसिक ट्रेनिंग के बाद, और वो जो इंसिडेंट हुआ, मतलब हमें दिखाया गया डेमोन्स्ट्रेशन मार्कोस का, उसके बाद मेरा जो माइंडसेट मार्कोस बनने का हुआ, तो मैं वॉलंटियरली इस चीज़ के लिए बना और उसके रिगार्डिंग फिर मेरे को आगे के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो अगर हम बात करें कि भी मार्कोस का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है डाइविंग स्कूल से, तो डाइविंग स्कूल में आपको जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद फिर से आपका एक स्क्रीनिंग चलता है 15 दिन का, उसको स्क्रीनिंग फेस बोला जाता है। स्क्रीनिंग फेस जब आप कंप्लीट करते हैं और वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कितना टफ होता है इसमें देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टफनेस, ठीक है। यहाँ फिज़िकल इंडोरेंस का या मेंटल इंडोरेंस का या साइकोलॉजी इंडोरेंस, जो साइकोलॉजी टेस्ट भी वहाँ पे होते हैं, ठीक है। आपका पूरा आपको साइकोलॉजी चेक किया जाता है, ठीक है। आपका एकेडमिक चेक किया जाता है, ठीक है। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि डाइविंग जो फील्ड है, आपको अगेंस्ट द नेचर काम करना होता है वहाँ पे। आपको स्विमिंग आती थी? हाँ, मुझे स्विमिंग आता था, क्योंकि जब मेरे को बचपन से मैंने स्विमिंग में मैं इंटरेस्टेड था। मैं गांव में नहरों में, हाँ, तालाब में जाता था, नहर में जाता था। मैं अपने मतलब जब नाना नानी के पास रहता था, तो उसके गांव के पास से नहर जा रखी है। तो मैं जब बचपन में 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, मैं तब से वहाँ जाना मैंने शुरू कर दिया था और मैं छुप छुप के वहाँ जाता था। मेरे घर वालों को पता नहीं होता था और वहाँ जाके मैं स्विमिंग करता था, ठीक है। और वहाँ से मैंने मतलब स्विमिंग का सीखने का मेरा जो है वो फेस स्टार्ट हुआ। बट मुझे ये नहीं पता था कि आगे इन फ्यूचर मुझे मेरी वो स्विमिंग है वो कहाँ पे काम आएगा। तो डाइविंग सी के अंदर कराया जाता है या कोई स्विमिंग बड़ा पूल हो, कैसे होता है? नहीं, जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होता है आपका स्विमिंग पूल से, और स्विमिंग पूल से स्टार्ट होके आपका जो स्क्रीनिंग फेस है उसमें आपको स्विमिंग पूल में टेस्ट किया जाता है, और उसमें 2 या 3 टाइम ऐसा उसमें फेस रहता है, टेस्ट होता है
कि आपको सी के अंदर भी टेस्ट किया जाता है। सी में बेसिकली हम अगर डाइविंग स्कूल जो हमारा है इंडिया के अंदर वो कोचिन में है, ठीक है। तो कोचिन में एक कोचिन जो हार्बर है, जो चैनल है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द सी, ठीक है। तो वो सी वाटर वहाँ तक आ रखा है और एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे टेस्ट किया जाता है और वहाँ ब्रिज हैं, उनके ऊपर ब्रिज से वहाँ से आपको जंप कराए जाते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल के अंदर लेके जाके वहाँ से आपको जंप कराया जाता है, 10 मीटर से आपको जंप कराया जाता है, ठीक है। तो सारे टेस्ट जो स्क्रीनिंग के टाइम पे लिया जाता है, चाहे वो वाटर से रिलेटेड है या फिज़िकल इंडोरेंस या मेंटल, आपके जो टेस्ट आपको करना है मेंटल आपके टफनेस को चेक करने के लिए और आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए वहाँ पे कितना टाइम पानी के अंदर रहना पड़ता है? बेसिकली अगर अभी हम स्क्रीनिंग वाला जो फेस देखते हैं, तो स्क्रीनिंग वाले फेस में अगर आपको अंडर वाटर विदाउट किसी ऑक्सीजन या एयर फेस कोई आपको एक्सटर्नल कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि आपको सेट मिलने वाला है। आपको एटलीस्ट 50 मीटर जो है आपको अंडर वाटर आपका ब्रीथ होल्ड करके आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। 50 मीटर नीचे तक? हाँ, टच एंड बैक नहीं, 50 मीटर वन वे। हाँ, अंडर वाटर, अंडर वाटर प्लेन स्विमिंग आपको क्रॉस अंडर वाटर आपको वंस यू डाइव इन द वाटर देन आफ्टर 50 मीटर यू ओनली। ओके, तो 50 मीटर के पहले आपको सरफेस पे नहीं आना है? नहीं, उससे पहले अगर आप आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली वही मैंने बोला कि जब स्क्रीनिंग फेज इतना लंबा जो होता है 15 दिन का, उसमें आपको वाटर में भी आपको जज किया जाता है, ठीक है। आपका अंडर वाटर आप कैसे हो, स्विमिंग आपकी कैसी है, जो स्विमिंग है जो आपका 300 मीटर का स्विमिंग, 400 मीटर का स्विमिंग, ठीक है, 800 मीटर का स्विमिंग, वो आपका टाइमिंग के साथ आपको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उस टाइमिंग में आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो फिज़िकल वाले जो टेस्ट होते हैं, जिसमें रनिंग से लेके, ठीक है, पुलअप्स से लेके जो भी फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं जो आपको लिया जाता है। बेसिकली ये फिजिकल टेस्ट आपके स्विमिंग एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए ही होते हैं, हाँ, मतलब रिलेटेड है उनसे। तो अगर मैं स्विमिंग फेज, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर स्विमिंग फेज की बात करें, बाय द एंड ऑफ स्विमिंग फेज एक बंदा जो क्वालिफाई कर चुका है स्विमिंग फेज, वो बेस्ट परफॉर्मर होने के लिए हर कैटेगरी में क्या क्या कर सकता है? लाइक अंडर वाटर कितने मीटर जा सकता है, या कंटिन्यूस पूल में कितने टाइम रह सकता है, या डीप डाइव कितना कर सकता है? अगर वो रफ पैरामीटर आप बता सके तो। जैसे स्क्रीनिंग फेज में क्या होता है, स्क्रीनिंग फेज में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उस पैरामीटर में जो भी स्टैंडर्ड जो बना रखे हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे, उस पैरामीटर में जो भी फॉल करेगा वो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्विमिंग वाला जो पार्ट है, उसमें वो डिफाइन है। देन फिजिकल इंडोरेंस में भी डिफाइन है कि आपको इतने किलोमीटर का जो रनिंग है या आपको वेट रन जो है वो इतने टाइम में करना ही है, ठीक है। आपको रोप क्लाइंबिंग है या आपकी पुलअप है, चिनअप है, ठीक है, पुशअप्स हैं, वो डिफाइन है। बट मेंटल टफनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंटल टफनेस का यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। वो आपका जो इंस्ट्रक्टर या जो उस्ताद हैं, ठीक है, वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे जो आपका जब टेस्ट लेते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं आपकी। एक इंसिडेंस बताइए मेंटल टफनेस टेस्ट करने का, या आप अपना इंसिडेंट बता दीजिए जो सबसे टफ लगा हो या आपके मेंटल टफनेस को चैलेंज कर रहा है ये चीज़। हाँ, उसमें ये है सर कि जब स्क्रीनिंग फेज चलता है उस टाइम पे अगर हम फिज़िकल इंडोरेंस में जाएंगे, फिज़िकल टफनेस में अगर हम चेक करते हैं, तो फिज़िकल टफनेस के अंदर अगर आपको एक स्टैंडर्ड पे तो आपने क्वालिफाई कर लिया, बट उसी में आपको मेंटल टफनेस चेक करना है उनको। तो आपको जब पुशअप्स कराया जाएगा वो पुशअप्स नॉर्मल्स नहीं होंगी, आपको नक्कल्स पे पुशअप्स कराया जाएगा, ठीक है। और आप अगर नॉर्मल सरफेस पे पुशअप्स नक्कल्स पे कर रहे हो
देन आपको लेके जाया जाएगा जहाँ पे कंक्रीट हो, छोटी-छोटी बजरियां हो। बजरियां हो, वहाँ पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे फिर आपसे पुशअप्स कराया जाएगा। आपका इस लेवल तक वो टेस्ट करते हैं कि आपका ब्लड जो है दिखने लग जाए। दिखने लगेगा, पूरा ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है, आपका ऐसा लगेगा कि जो बजरी या जो भी कंक्रीट है आपका स्किन के अंदर चला गया है पूरा। और ठीक आपने है। कंटिन्यू रखना है इसको। और हमें वो चीज़ करनी होती है। अगर हमने वहाँ पे गिव अप कर दिया, मना कर दिया, तो वहाँ मतलब हमें आपके out कर दिया अगेंस्ट जाएगा। चला हाँ, जाएगा। चला जाएगा। ये तो हो गया आउटडोर फिटनेस। मैं सुनना चाह रहा हूँ पानी के अंदर कैसे पानी के मेंटल अंदर फिटनेस। भी ये क्या होता है कि पानी के अंदर एक होता है कि फ्लोटिंग टेस्ट। ठीक है, वाटर में फ्लोटिंग टेस्ट क्या होता है कि हमें कुछ वेट दिया जाता है। नॉर्मल बॉडी तो हर कोई फ्लोट कर लेगा एक जगह पे। ठीक है, हमें जो सेट पहनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें वेट होता है। फिर हमें अलग से और वेट दिया जाता है। ठीक है, 4 kg का, 5 kg का, ठीक है, वेट दिया जाता है। उस वेट के साथ फिर हमें सरवाइव करना है पानी के अंदर। पानी में खड़े रहना है, फ्लोटिंग करते रहना है। हाँ, फ्लोटिंग करना है, खड़ा नहीं रहना सर। पानी की सरफेस पे, पानी तो डेप्थ है वहाँ पे। हाँ, कितनी गहराई होती है? गहराई अगर किसी को स्विमिंग पूल में टेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे 10 मीटर या 15 मीटर या 18 मीटर का जो भी डेप्थ होता है, ठीक है, उतना रहता है। मतलब वो आपको डुबाने के लिए काफ़ी है। डूबने के लिए तो 6 फीट से ऊपर ही काफ़ी है। काफ़ी है, ठीक है। और जब आपको ये पता है कि आपके हाथ में वेट है, तो वेट आप छोड़ दिया, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद कई बार ऐसा इंसिडेंट आता है कि आपको पूरा सेट पहना दिया गया है, पानी के अंदर तो गिव अप कर रहे हो, बट जैसे ही आप बाहर आ रहे हो आप फिर से वॉलेंटियर बन जा रहे हो कि नहीं, मुझे फिर से करना है, एक और अटेम्प्ट चाहिए। हाँ, फिर आपको पानी में लेके जाएंगे, फिर आपने वही रिपीट किया, फिर वेट अपने डीच कर दिया, रिलीज कर दिया और बाहर आके फिर आप बोल रहे हो। तो उसके बाद सबसे टफेस्ट जो चीज़ आती है, आपको पूरा सेट पहना दिया जाता है और आपको स्विमिंग पूल की डेप्थ में लेके जाया जाता है और आइदर साइड आपको रोप से बांध दिया जाता है। पैरों को, जो मेरा बॉडी है, बॉडी को मतलब जो मेरा इक्विपमेंट जो मेरे ऊपर है या उसको बांध दिया जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। और वहाँ पे आप वेट रिलीज भी कर दोगे तो सेट, बॉडी तो बाहर आएगी नहीं। सेट आप रिलीज नहीं कर सकते वहाँ, ठीक है। और फिर जब पानी में जाना शुरू करोगे एक लिमिट के बाद, और फिर जब आप डूबने का जो फीलिंग आता है, जब पानी जब अंदर जाता है और जब आप नीचे पानी में और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो एरेबल आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। डिस्क्राइब मैं खुद फील कर रहा हूँ कि वो डिस्क्राइब कैसे कितना देर रखते हैं इस तरह से? वो तब तक रखते हैं कि जब तक आप गिव अप ना करो। गिव अप करके और आप ऑलरेडी Unconscious रीच हो ना गए हो पानी में, ओके। अब आप पानी में बॉटम में जा रहे हो। बस आपको ठीक है। जस्ट मरने से पहले बस, निकाल लेंगे। मरने से पहले ये लगा लो कि आप मतलब अपनी तरफ से तो मर ही चुके हो। हाँ, ठीक है, अगर आपको नहीं निकाला गया तो आप तो बॉटम में चले गए। आपको तो अगर कोई सहारा भी देगा तो भी आप खुद यूज नहीं कर सकते अपना बॉडी, क्योंकि आप तो अनकॉन्शियस होते जा रहे हो पानी के अंदर। आपने कैसा महसूस किया था उसमें? मैंने ये था सर कि जो स्टैंडर्ड था वहाँ पे, उसका मैंने बहुत प्रैक्टिस पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो डाइविंग स्कूल में जाने से पहले एक हमारा सीमेनशिप स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे 1 महीने का टाइम हमें मिलता है, वहाँ ट्रेनिंग हमारा चलता है। तो उस टाइम पे हमें अलाउड किया जाता है स्विमिंग पूल में जाने के लिए। तो तब हमें अलाउड किया, तो मैंने 1 महीना जो मैंने प्रैक्टिस किया, मैं आधा घंटा वहाँ फ्लोटिंग करता था। पानी के अंदर आधा घंटा आप रह सकते हैं? आधा घंटा कंटिन्यू With load. विद लोड? विद लोड। ग्रेट। तो मैं वहाँ प्रैक्टिस किया 1 महीना विदाउट ऑक्सीजन? विदाउट ऑक्सीजन। पानी के ऊपर मैंने अपने आप को सर्वाइव किया, मैंने डूबने नहीं दिया। डेप्थ में जाके, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं, ऑन सरफेस, ठीक है। डेप्थ में जाके आपके वेट ले लिया तो हाथ तो बंद हो गए, पैर बस Only चलते, पैर चलेंगे। पैडलिंग जिसको Only बोलते हैं। paddling। वो जो टेक्निक्स अपने आप को सरवाइव करने वाली है वो हमें वहाँ पे पता चला। तो ठीक वो है, आपको उसमें भी ड्राइविंग जो टेक्निक होती हैं जो पैर चलाने वाली अल्टरनेट, वो मैंने रिसर्च मतलब बेसिकली मैंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि खुद को भी स्टेबल रखना है ना। अपना जो फेस है
पानी के ऊपर, उसको स्टेबल रखना है। बेसिकली आप वर्टिकल पोजीशन में आप जंपिंग किया आपके पैरों ने हाँ। नीचे, इट मीन्स आपका जो बॉडी है अप डाउन होगा, और जैसे बॉडी अप डाउन होगा तो आपका जो पानी है वो माउथ में जाएगा, ठीक है, और फिर आप अनरेस्ट हो जाओगे, ठीक है। और उतना एफर्ट लगेगा, उतनी एंड्योरेंस कम होती हाँ, जाएगी। तो मैंने मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो बॉडी है आपका जो कमर से ऊपर का, उसको आपको स्टेबल रखना है, और जस्ट उससे नीचे का जो पार्ट है आपका बॉडी का, उसी से आपको अपने आप को मूवमेंट करना है, ऊपर फ्लोट करते हुए रखना है। दिस इज द टेक्निक। तो ये प्रैक्टिस जो है आपको डाइविंग स्कूल में आपकी हेल्प करी? हाँ, ये उस टाइम पे मेरे को काफ़ी हेल्प किया। जो भी वेट जो भी फेस था वहाँ पे, जितना वेट लेके फ्लोट करना है, जितना टाइम तक क्वालिफाई करने के लिए करना है, मैंने कंफर्टेबल आपने कर लिया। एट्रिशन क्या परसेंट था? लाइक अगर हम बात करें, जितने बंदे डाइविंग स्कूल में गए, जितने वॉलंटियर्स डाइविंग स्कूल में गए, कितने सरवाइव किए? परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में अगर हम बात करें सर, हम मुझे याद है कि हमने वहाँ पे 95 बंदों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था, ठीक है। और जब स्क्रीन फेस का जब रिजल्ट आया तो हमारा वहाँ पे 28 बंदों ने क्वालिफाई किया, बस 1/3। और वो 95 जो हैं वो मतलब फुल प्रैक्टिस के साथ, और जिन्होंने एप्टीट्यूड क्वालिफाई किया था। तो आप जो स्टैंडर्ड है कि एक एप्टीट्यूड जो आपका इनिशियली जस्ट एक फेस होता है, और उसके बाद जब स्क्रीनिंग फेस में जब आप जाके वहाँ स्टार्ट होता है आपका डाइविंग स्कूल में, तो उसमें कितना डिफरेंस है। तो जस्ट 30% बंदे वहीं क्वालिफाई करें, मतलब आउट ऑफ 95 28 ही क्वालिफाई करें। ये पहला पड़ाव था आपके ट्रेनिंग का? हाँ, ये पहला पड़ाव था बेसिकली। जो एक एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, आई थिंक दिस इज़ द स्मॉल पिक्चर ऑफ योर कोर्स। ट्रेलर हम बात करें, स्मॉल ट्रेलर, देन यू विल एंटर इनटू द स्क्रीनिंग फेस। स्क्रीनिंग फेस में आपको उसका 10 टाइम्स आपका वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई लेवल नहीं है फिर, ठीक है। आपका जो रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे सेट किया गया है, उसका कोई ऐसा डिफाइन नहीं है, क्योंकि उनको हर चीज़ से आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सेरेमोनियल फोर्स में नहीं लेके जा रहे हो, या आपको कम्युनल फोर्स के अंदर नहीं इंडेक्ट कर रहे हैं, आपको लीथल वो बना रहे ऐसी हैं। फोर्स के अंदर आपको इंडेक्ट कर रहे हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट ऑपरेट करने का रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन रेडीनेस आज तक डिफाइन नहीं है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल तक हो सकता है। तो डेफिनेशन तो किसी के पास भी नहीं है आज के टाइम में स्पेशल फोर्स के लिए। हाँ, बट एक पैटर्न बना हुआ है कि ह्यूमन बॉडी है, कहाँ तक सर्वाइव कर सकती है, तो उसको एक्सटेंड करते हैं लास्ट लिमिट तक। दिस इज़ द मतलब एक्चुअल लेवल ऑफ स्पेशल फोर्स। पवन जी, स्कूबा डाइविंग शौक के लिए करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं, रील्स बनाने के लिए करते हैं। हमने भी किया था परिवार सहित। 4 से 5 मीटर अंदर लेके जाता है जो ड्राइवर है, और उसमें लगता है कि कान के पर्दे फट गए और बहुत मुश्किल होता है। आप 40 मीटर 50 मीटर की बात करते थे, कितना प्रेशर उस समय महसूस होता है आप लोग? देखिए, अगर हम अंडर वाटर जो प्रेशर है, ठीक है, सी के अंदर, उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बिएंट प्रेशर अंडर वाटर, ठीक है। जो पानी का जो आपका सराउंडिंग में जो पानी है, जो वाटर रहेगा, उसके द्वारा जो आपके ऊपर प्रेशर जो डाला जाता है, ठीक है, दैट इज़ एम्बिएंट प्रेशर। तो अगर मोटा मोटा अगर हम इन चीज़ को कैलकुलेट करें तो हम ऑन सरफेस हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सबको पता है, जो 1 बार होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सी के बारे में बात करें, पानी के बारे में, तो जब हम 10 मीटर तक जाते हैं, 10 मीटर ऑफ डेप्थ, तब ये जो प्रेशर है ये डबल हो जाता है, 2 बार हो जाता है। 2 बार हो जाता है, ठीक है। तो ऑन सरफेस हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, बट इन द वाटर इसको हम एम्बिएंट प्रेशर बोलते हैं। एम्बिएंट प्रेशर विच इज़ ड्यू टू द योर सराउंडिंग वाटर। आप 20 मीटर पे जाएंगे, और 20 मीटर पे जाएंगे तो फिर एवरी 10 मीटर इसको 1 बार आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20 मीटर पे जाएंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, ठीक, 3 बार। और अगर 30 मीटर पे जाएंगे तो ये 4 बार हो जाएगा। 50 मीटर के बाद अगर जाएं, 50 मीटर पे जाएंगे तो ये 6 बार जो आपका प्रेशर आपको फील होगा वहाँ पे। और 50 मीटर पे अगर जब आप जाते हो
तो वहाँ पे बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आपको मतलब भेजा जाता है, बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया तो फिर आपको जब ऊपर लेके आया जाएगा तो एक सर्टेन स्टॉपेजेस बोला जाता है, सर्टेन स्टॉपेजेस पे आपको रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आप प्रेशर 6 बार प्रेशर में जब आप डाइविंग कर रहे हो और आपके पास एयर है, ठीक है, जो नॉर्मली करते नहीं हैं हम, अगर फिर भी बाई चांस आपके पास एयर है और आपका सरफेस सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप सरफेस करते हो ऊपर आने के लिए तो आपको 33 मीटर जब आपका डेप्थ आ जाएगा तो आपको वहाँ पे रोका जाएगा, ठीक है। तो सर्टेन एक टेबल जो बना हुआ है कि आपको एक सर्टेन डेप्थ पे अगर इस टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर आपने डाइविंग किया है तो अगर आपको सरफेस कराना है तो फिर आपको एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप मेथड बना रखा और है। आपको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यही बता रहा हूँ कि अगर आप 40 से 50 मीटर पे अगर आपने ज़्यादा 15 से 20 मिनट का अगर आपने डाइविंग किया तो फिर आपको 33 मीटर जब आपका डेप्थ आ जाएगा तो आपको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको 5 मिनट के लिए रोका जाएगा। फिर आपको एक्लेमेटेशन के लिए, एक्लेमेटाइज करने के लिए आपका जो नीचे डेप्थ में, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आपका जो बॉडी जो ऑर्गन है नाइट्रोजन हल्का होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो नाइट्रोजन को वो करने के लिए उसको निकालने के लिए, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स से वो चीज़ें कम हो जाए उसका अमाउंट, तो वहाँ पे रोका जाता है कि आपका जो सर्कुलेशन है कंटिन्यू जो ब्रीदिंग है 5 मिनट वहाँ पे कराया जाएगा। नहीं कराया तो अगर आपको एक सीधा अगर आपको सरफेस करा दिया जाएगा तो आपका जो बॉडी में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो ज़्यादा है, वो निकल नहीं पाया, ठीक है, तो फिर आपका जो बबल्स बन जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, वेन्स में बबल्स बन जाएंगे। लंग्स पे कोई असर? लंग्स पे नहीं, आपका ब्रेस्ट कर सकता है हाथ के veins? ऊपर या मतलब आपका हैंड है या आपका हेड है या लेग है, अगर वहाँ कोई नाइट्रोजन का बबल्स अगर वहाँ पे रह गया, ट्रैप रह गया तो आपका जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगा, ओके, ठीक है। और पैरालाइज होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, आपको फिर से उसी मतलब प्रेशर पे लेके जाया जाएगा और फिर अगेन चैम्बर में डाल के फिर आपको धीरे धीरे सरफेस कराया जाएगा और वो रिकवर कराया जाएगा। अब पवन जी, ट्रेनिंग के दौरान इसमें कोई आपके साथी के साथ कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ हो? हाँ, डाइविंग जो फेज़ था हमारा उसमें जो इंसिडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ट्रेनिंग फेज़ में, क्योंकि अगेंस्ट द नेचर है और जो ट्रेनीज़ हैं वो भी ज़्यादा मतलब क्लेमेटाइज नहीं है या ट्रेन नहीं है, तो उसमें बेसिकली हमारा एक साथी था, ठीक है, उसका जो लंग बस्ट एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। लंग बस्ट का क्या है? लंग बस्ट की जब वो 35 मीटर पे डेप्थ पे अगर वो डाइविंग कर रहा था उस टाइम पे, तो उसको कुछ इमरजेंसी हुआ था और उसको जल्दी से सरफेस कराने के लिए उसको लेके आया गया। तो जैसे ही वो ज़्यादा प्रेशर से और कम प्रेशर में आया 1 एटमॉस्फेरिक बार में, तो उसका जो लंग्स है वो बेसिकली एक्सपेंशन के लिए उसका ब्रीच हुआ, तो उससे उसी को हम लंग बस्ट बोलते हैं। फिर क्या हुआ उस लंग बस्ट का? आई मीन और लंग रिपेयरेबल बस्ट है? में फिर उसका वही उसका इलाज जो है वो चलता है और धीरे धीरे जो लंग्स है वो रिकवर करता है, तो और उससे फिर वो कोर्स से आउट हो गया था। तो आपने लंग बस्ट की बात की, वैसे जैसे हम सरफेस ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर कोई बंदा सरफेस पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, हड्डियों में कुछ असर हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कोई स्नो पे ऑपरेट कर रहा है, उसको फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है, बट हम पानी में इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इंजरीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो 2-3 प्रोमिनेंट इंजरीज़ या जैसे लंग बस्ट आपने बताया, कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? लंग्स बस्ट हो जाता है अगर आप यही असेंडिंग और डिसेंडिंग एक रेट होता है, जब आप डाइविंग करते हो तो एक रेट होता है, उसी रेट से आप पानी के अंदर जाते हैं और बाहर अंदर निकलते हैं। जाना होता है और उसी रेट से मतलब एक सर्टेन रेट से आपको ऊपर आना पड़ता है,
ठीक है। तो उसको नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं 1 फीट बाई 1 सेकेंड करके, ठीक है। आपको मतलब धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। नहीं किया तो क्या इंजरी आती है, मतलब वो मैं उसमें पूछना चाहता यही आएगा कि आप अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हो, आप एक प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो। जब आप एक प्रेशर से बिल्कुल सरफेस होते हो तो आपका जो बॉडी है जो प्रेशराइज है तो वो अचानक एक्सपेंशन में आएगा, ठीक है। जब एक्सपेंशन में आएगा तो हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका ब्रिज होने का मतलब लाइक ईयर ड्रम्स हो गए आपके, ईयर ड्रम्स भी डैमेज होते होंगे, हाँ, ईयर ड्रम्स भी डैमेज होते हैं प्रेशर से। अगर एंड एनी इफेक्ट ऑन आईज नहीं, आपका जो नाक जो है, आपका नोज जो है, नोज में आपका ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर अंदर इंटरनल ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा कम हो गया तो वैसा हाँ, अगर आपका कान ब्रीच हो जाएगा, नोज में आपका ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो एक प्रेशर का जो होता है वो सब वेरी स्केरी। आई थिंक ऑडियंस सुन रहे होंगे और इमेजिन कर रहे होंगे, जो भी एक्टिव स्विमर होंगे दे कैन अंडरस्टैंड। हम क्विकली आते हैं सेकंड फेज़ की ओर, सो दैट वी वांट टू फिनिश द ट्रेनिंग फर्स्ट। तो सेकंड फेज़ में क्या होता है, अगर आप फटाफट कवर कर सके तो? आफ्टर दी आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनिंग कंप्लीट के बाद आपका एयर फेज चलता है। एयर फेज कंप्लीट होने के बाद आपका मिक्सचर फेज चलता है। मिक्सचर फेज इज ऑल रिलेटेड टू वाटर, मतलब पानी रिलेटेड टू वाटर। एयर फेज इन द सेंस कि हम एयर को हम कंज्यूम करके डाइविंग करते हैं, और मिक्सर मींस हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक सर्टेन मिक्सर होता है जो अलग अलग डेप्थ के लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो मिक्सचर यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, क्योंकि जो नॉर्मल एयर उसमें अलग रेशियो है, मिक्सचर में अलग रेशियो रहेगा डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। वो जो उसमें जो सेट यूज़ किए जाते हैं डाइविंग वाले सेट, वो डिफरेंट होते हैं, उनको मिक्सर सेट बोला जाता है, ठीक है। उनको हाफ सर्किट सेट बोला जाता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन फेस आता है, ठीक है। ऑक्सीजन फेस में जो सेट यूज़ किए जाते हैं वो क्लोज सर्किट सेट यूज़ होते हैं, ठीक है, जो वो कॉम्बैक्ट डाइविंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजन फेस चलता है। फिर हमारा एक ATS है विशाखापट्टनम में, सबमरीनर स्कूल, ATS फेस रहता है। ATS स्टैंड्स फॉर? ATS बेसिकली ये एक एस्केपिंग टावर का एक ट्रेनिंग होता है कि जब आप सबमरीन में काम करते हो और उस टाइम पे कोई इमरजेंसी आ गया और सबमरीन अगर डीच हो रहा है, डूब रहा है, पानी के अंदर है सबमरीन और वो डूब रहा है, ठीक है। तो वहाँ से एक निकलने का एक जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो सबमरीन स्कूल के अंदर एक हमारा जो ATS जो हमारा एक ट्रेनिंग वहाँ पे बना रखा है, ट्रेनिंग यूनिट है, तो वो वहाँ पे उसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। वहाँ पे एक कॉनिंग टावर होता है हमारा, वहाँ 20 से 25 मीटर का, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है। फिर जैसे आपने देखा होगा सबमरीन में टॉर्पीडोज यूज़ होते हैं, मिसाइल जो आगे की तरफ होती हैं, तो टॉर्पीडो ट्यूब बोला जाता है उनको, कि जो मिसाइल्स या टॉर्पीडो जिसमें स्टोर किए जाते हैं और निकलते हैं, बैरल काइंड ऑफ। तो वैसा ही तरीके से वहाँ पे ट्यूब्स बनाई गई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सूट ऐसे होते हैं स्पेशल जो डिज़ाइन किए हैं, और वो सूट हम पहनते हैं, और उस सूट के साथ हमारे पास क्लोज सर्किट सेट जो होते हैं वो साथ में हम, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, वो हम पहनते हैं वहाँ पे। और वो सूट पहन के हम टॉर्पीडो ट्यूब के थ्रू हम ओपन वाटर में एग्जिट करते हैं सबमरीन से। और जैसे ही उसमें एग्जिट करते हैं तो फिर हमें वो जो सूट है वो जब उसमें बॉयंसी बनेगा उसका, और वो हमें सरफेस पे लेके पुल करके लेके जाएगा। तो बेसिकली वो ड्रिल है, वो एक ड्रिल है, एक तरीका है, वो सब है। और उसमें जब भी ऐसा होता है कि सबमरीन डीच कर रहा है या कोई इमरजेंसी आ गया, तो उसमें डाइवर का जो रोल होता है एक, कि ऊपर से हमारा एक डाइविंग वेसल है, वो वहाँ पे जाएगा रेस्क्यू करने के लिए उनको, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी टाइम रहेगा, अंदर ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें उनके पास रहता है सबमरीन के अंदर, तो उसको रेस्क्यू करने का एक तरीका होता है, ठीक है। कि एक बैल है, वो बैल नीचे जाएगा,
ठीक है, और बेल नीचे जाके सबमरीन का एक जो कॉनिंग टावर है उस पे जाके वो हुक करेगा हुक करेगा एंड पुल ठीक है, करेगा। और थ्रू एंड थ्रू फिर वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो वो ट्रेनिंग भी हमारा वहीं पे होता है, तो इसलिए वो एक फेस होता है वहाँ पे। जैसे ही ATS जो वहाँ का फेस कंप्लीट हो जाएगा, हम वापस डाइविंग स्कूल में आते हैं और फिर हमारा जो फाइनल जो टेस्ट बच गए हैं, जिसमें लास्ट फिज़िकल टेस्ट या एकेडमिक वाले हैं, वो सब टेस्ट चलते हैं और जब क्वालिफाई हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो फिर हम पास आउट होते हैं। नहीं, एक जस्ट पास आउट तो बहुत जल्दी हो गए। एक हमने बहुत बहुचर्चित वर्ड सुन रखा है, हेल वीक। हाँ, हेल What वीक, is Hell लेकिन हेल वीक जो है, हेल वीक इज़ द पार्ट ऑफ मार्कोस ट्रेनिंग। हेल वीक जो डाइविंग फेस में नहीं आता है। हाँ, इसमें बेसिकली हेल वीक के जैसा ही पास आउट से पहले एक कैंप हमारा होता है, ठीक है। वो कैंप जो होता है कभी अपने कोचिन में के पास में केरला में, एक कितने दिनों का होता है पवन जी? वो जो कैंप होता है वो भी 4 से 5 दिन का रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन उसमें कुछ इंडोरेंस होती है हमारी। सच में हेल है या नाम दे रखा है कुछ ऐसा फैंसी सा? नहीं, जो हेल वीक जो आप बात कर रहे हो मार्कोस फेस में, वो रियली हेल है। ओके, हम बट ये उसी की जो- चर्चा ये- कर रहे हाँ, हैं। ये जो कैंप है इसमें भी काफ़ी टफनेस है। टफनेस इन द सेंस इसमें आपका कंटिन्यू थ्रू आउट द इंडोरेंस चलती रहेंगी एक ठंडे पानी में, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन फेस कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, कॉम्बैट जो अटैक जो होता है, माइंस लगा के आना, ठीक है। बेसिकली ऑक्सीजन फेस क्या होता है कि माइंस को पुट करके आना, लगा के आना है किसी एनिमी वेसल पे। वो मैंने टॉपिक सेपरेटली रख रखा है, उससे मैं तो लास्ट में उसके लिए वो पूछूंगा। कैंप होता है जी। उसमें थ्रू आउट आपको मतलब सुबह से लेके शाम तक आपकी इंडोरेंस चलती रहती हैं। 3-3 घंटे का, 2.5 घंटे का आपको आप पानी में ही रह रहे हैं। पानी में ही आपको टारगेट दिए जाते हैं, हम्म, ठीक है। बेसिकली आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको 3 किलोमीटर के बाद या 2 किलोमीटर के बाद आपको इस लोके पॉइंट पे जाके और आपको अंडर वाटर ही जाना है और आपको माइंस लगाना है वहाँ पे। वो माइंस और वो बडी पेयर में एक मतलब वो एक्सरसाइज होती है, ठीक है। आप और आपका बडी आप जाओगे माइंस लेके और वो आपको अब माइंस की बात आई गई है तो हम जस्ट कर ले। हमने सरफेस माइंस तो बहुत सुन रखा है, एंटी माइंस, दिस माइन, दैट माइन, है ना। वाटर में माइंस कैसे काम करता है? वाटर में माइंस बेसिकली देखो, माइंस जो है 2 टाइप का रहता है, ठीक है। एक तो जो मैग्नेटिक माइंस जो है, आप किसी वेसल पे चिपका के आओगे, ठीक है, मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। दूसरा माइंस हो गया कि पानी के अंदर सस्पेंडेड। नहीं, उसको सबमर्ज्ड माइंस बोला जाता है, ठीक है। एक माइन जो है जो आपकी बॉटम में लगता है, जहाँ पे डेप्थ कम है और आपको पता है कि यहाँ पे एनिमी का वेसल आना है यहाँ से, और वहाँ उस वेसल को आपको वहाँ पे उसको सबमर्ज करना है, वहाँ पे वो माइंस लगाई जाती है। और जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है और तो वहाँ पे सबमर्ज्ड जो माइन होती हैं वो यूज़ की जाती है। वो एक सर्टेन डेप्थ पे जाके फ्लोट करती हैं पानी के अंदर, और उस लेवल का जब प्रेशर उसके ऊपर आएगा तो वो एक्सप्लोड होती है, और जब वो एक्सप्लोड होगी तो वो जो वेसल उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका जो बॉटम है, बॉटम को वो होल करेगी और उसको मर्ज कर देगी वहीं पे। मतलब एक छेद हो गया, छेद होके पानी अपने आप हाँ, उस फिर ship आपका को destroy फ्लडिंग कर स्टार्ट हो जाएगा, फ्लडिंग हो जाएगा आपका वहाँ पे। अगर वॉरशिप है, वॉरशिप है तो वॉरशिप में एमुनेशन भी होता है, वो भी एमुनेशन भी स्टोर रहता है, वो भी तो फिर डूबने लगे। जैसे ही वो एक्सप्लोड होगा तो एमुनेशन भी एक्सप्लोड होगा, तो वो फिर एमुनेशन ही पूरे शिप को एक्सप्लोड कर देगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं मेनली। एक तो ट्रिगर कैसे होगा, मतलब जैसे हमने अगर लैंड माइन रख रखा है तो हमें पता टैंक गया, ऊपर से प्रेशर आया, वो हो गया। बट शिप पानी में कैसे, मतलब या तो आप रिमोटली उसको आईईडी की तरह थ्रू कर रहे हैं, पानी के नीचे कोई बैठ रखा है, या कोई क्या मैकेनिज्म है? देखो, अगर आप मैकेनिज्म disclose कर उसमें बेसिकली क्या रहता है, जैसे आपने जो बात किया कि जो लैंड माइन है, लैंड माइन के ऊपर अगर कोई व्हीकल जाता है और उसके ऊपर प्रेशर जब लगता है तो उस जो प्रेशर उसमें कैलकुलेट कर रखा है कि इसको इग्नाइट होने के लिए या इसको एक्सप्लोड होने के लिए सर्टेन अमाउंट का जो प्रेशर है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, राइट। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है। जो माइंस वहाँ पे लगा हुआ है
तो कोई भी वेसल उसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो उस वेसल की वजह से कुछ उसकी आवाज़ या फिर जो पानी, जब वो पानी का हलचल होगा वहाँ पे उस लेवल का, ठीक है, और वो प्रेशर, जो पानी का प्रेशर उसके ऊपर लगेगा तो वो एक्सप्लोड होगा। तो इस सेम मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। पवन जी, हेल वीक ये बचा हुआ है और हमारा भी इंटरेस्ट इसमें है। तो हेल वीक जो है, हेल वीक बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्कोस ट्रेनिंग, ठीक है। जब मार्कोस कोर्स आप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्कोस बनने के लिए आपको पहले डाइविंग फेज से निकलना पड़ता है। अगर आप जब डाइवर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तभी आप मार्कोस बन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मार्कोस का जो ऑपरेशनल जो डोमेन है वो एयर, लैंड और वाटर तीनों है, ठीक है। जो हम अब बात कर रहे थे माइंस वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसलिए पहले डाइविंग जो फेस है डाइविंग स्कूल का, और आपको जो डाइविंग का बैज आपके जब चेस्ट पे लगेगा देन आप मार्कोस के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। और मार्कोस ट्रेनिंग के लिए जब आप मार्कोस स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे अगेन फिर स्क्रीनिंग आपका स्टार्ट होता है, और फिर से वहीं 15 दिन का स्क्रीनिंग मार्कोस का चलता है। और उसमें भी ये लगा लीजिए कि आपका 50% 70% जो डाइवर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेट इट बी सिप डाइवर, लेट इट बी CD। डाइवर भी दो टाइप के होते हैं, जो ओनली जो अपने ब्रांच में रह के जो डाइवर करते हैं जिसको SD फेस बोलते हैं, सिप डाइवर बोलते हैं। तो एक वो डाइवर होते हैं, एक होते हैं जो प्रोफेशनल डाइवर होते हैं, ठीक है। SD डाइवर तो क्या हो गया, अपना जो मदर ब्रांच है प्लस उनके साथ साथ ही चल रहा है, उन्होंने वो क्वालिफिकेशन लिया है, ले रखा है। और SD का मतलब उनको बोला जाता है सिप डाइवर, बेसिकली एज बस सिप का रिक्वायरमेंट जो होता है, हमारे जो वेसल जो होते हैं वॉरशिप होते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, उनका मेंटेनेंस से रिलेटेड, या वो सेल आउट करके आए हैं और अभी हार्बर में आके रुके हैं, डॉक हुए हैं, और उस टाइम पे उनका जो प्रोपेलर जो होता है, बेसिकली प्रोपेलर का जो रूटीन चेकअप, या जाल उसमें फंसा हुआ है या और कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनलेट आउटलेट जो चीज़ें होती हैं उनको ब्लॉक करना है या उनका रिलीज़ करना है, उस रिक्वायरमेंट के लिए जो डाइविंग कोर्स कराया जाता है डाइविंग स्कूल में, उसको सिप डाइवर कोर्स बोला जाता है। और उसमें ओनली एयर फेस ही अलाउड होता है, और उनका जो डाइविंग करने का जो दायरा है डेप्थ में वो 35 मीटर तक ही होता है। वो 35 मीटर तक ही डेप्थ में डाइव कर सकते हैं और एयर फेस में ही वो डाइव कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप आप उसके बाद आप आ गए मार्कोस का जो स्क्रीनिंग फेस है। जब स्क्रीनिंग फेस में आपका फिर से 15 दिन का स्क्रीनिंग चलता है, और स्क्रीनिंग के अंदर भी अलग अलग आपका मतलब जो टेस्ट हैं, जिसमें स्विमिंग का भी वेट के साथ भी टेस्ट रहते हैं, फिजिकल का टेस्ट रहेगा, फिर इसमें BPT ऐड ऑन हो जाता है, बैटल जो ऑब्स्टेकल जो टेस्ट है वो सब ऐड ऑन हो जाता है, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका वेट ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। और जब ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका अलग अलग फेस मार्कोस के रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका नेविगेशन फेस, कम्युनिकेशन फेस, वेपन्स फेस। तो इसी के बीच में जब आपको 1 महीना आपका हो जाता है ट्रेनिंग का, और आप एक्लेमेटाइज हो जाती है आपकी बॉडी, और आप एक उस राह पे चल पड़ते हैं कि अब आपको मार्कोस बनाना है करके, क्योंकि स्क्रीनिंग में मैक्सिमम आउट हो जाते हैं कुछ, और अगर किसी को गिव अप करना है तो वो और 10-15 दिन में वो गिव अप कर देता है, बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब स्क्रीनिंग इन करते हैं तो वहाँ पे एक तो 2 टाइप का सिलेक्शन होता है स्क्रीनिंग में भी, ठीक है। एक तो आपको यू आर फिट इन एवरी पैरामीटर्स, और कुछ होता है कि कुछ पैरामीटर पे आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको प्रोविजनली सेलेक्ट किया जाता है। तो वो सब चीज़ें, और नेक्स्ट 15 दिन वाला जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें फिर से आपका चेक कर लिया जाता है, ठीक है। और उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आप हेल वीक के लिए क्वालिफाई हो गए, फिर आपका हेल वीक स्टार्ट होता है।
क्या है ये हेल्विक concept? में बेसिकली क्या है कि हेल्विक फिजिकल और मेंटल और एकेडमिकली तीनों का एंड टेस्टिंग, आपका जो भी डिसीजन मेकिंग थिंग्स जो हैं वो टेस्ट किया जाएगा। इनका एक्सट्रीम टेस्ट किया जाता है। एक्सट्रीम टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको सोने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। 4 दिन तक कंप्लीट। हाँ, ये 105 जो घंटे हैं 105 आवर्स आपको नहीं सोने दिया जाएगा और आपको कंटिन्यू आपको टास्क मिलेगा, फिजिकल टास्क और आपका नेविगेशन फेस भी इसमें रहता है, ठीक है, आपका स्विमिंग फेस भी इसमें रहता है, ठीक है, आपका इसमें वेट रनिंग भी इसमें रहता है और आपका कम्युनिकेशन फेस जो स्मॉल सारी चीज़ें हेल्विक से पहले जो 15 दिन हमारे पास रहते हैं वहाँ पे हमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन का कुछ स्मॉल फेस सिखा दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें इसमें यूज होता है। आपको नेविगेट कराया जाता है, ठीक है, आपको स्विमिंग कराया जाएगा, ठीक है, और आपको जितना भी फिज़िकल जो टॉर्चर है वो सब आपको करा दिया जाएगा। इसी में एक जो लास्ट जो चीज़ होता है हेल्विक का POW जो ड्रिल जो होती है जी, वो भी एक इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसमें आपको POW मतलब प्रिजन ऑफ वॉर की तरह आपको एक्ट किया जाएगा और आपको उस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा और फिजिकल टॉर्चर भी होता है। फिजिकल टॉर्चर किया जाएगा उसमें और आपसे आपकी कंट्री का या आपकी फोर्स से रिलेटेड जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। काइंड ऑफ ड्रिल सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर हैं, कल को अगर ऐसा हो तो हाउ विल यू सस्टेन। बेसिकली क्या होता है सर, मार्कोस को अगर डिफाइन करेंगे तो मार्कोस को बनाया गया है बियॉन्ड एनिमी लाइन ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो कभी भी ये मार्कोस को ऑपरेट करते हैं तो हमें पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि विद इन द कंट्री वो ऑपरेट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स स्पेशल फोर्सेस हाँ, बनाई तो वो बियॉन्ड एनिमी लाइन ही ऑपरेट करते हैं और जो उनका ऑपरेशन का तरीका और जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो टॉप सीक्रेट रहता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आया जाता है। तो इसलिए प्रिजन ऑफ वॉर जो उस टाइम पे स्किल जो ट्रेनिंग या उसका जो फेस होता है हेल्विक में वो ज़रूरी है आपको, क्योंकि वहीं से जैसे हेल्विक कंप्लीट होगा इट मीन्स यू आर कैपेबल टू बिकम ए मार्कोस, टू गो बियॉन्ड द एनिमी लाइंस। बियॉन्ड दैट आप पकड़े गए हुए तो यू विल नॉट डाइवर्ज विद you are एनी। tested you know कि normally you are tested in all phases mentally physically आपको टेस्ट कर लिया गया है एंड और एकेडमिकली। नाउ आपके अंदर स्किल डाला जाएगा और बेसिकली ट्रेनिंग को बेसिकली जो ट्रेनिंग का जो स्किल है, ठीक है, जो टूल्स जो ट्रेनिंग के टाइम पे एक बॉडी में डाला जाता है, तो टूल्स के अलावा अगर मैं ये चीज़ आपको डिफाइन करूँ स्पेशल फोर्स के अंदर, इट इज़ नॉट ए लाइक ए टूल्स ओनली, इट इज़ ए माइंड सेट, ठीक है। आपको उस माइंड सेट के लिए के हिसाब से तैयार किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो माइंड सेट जो आपका बनेगा कि ऑपरेट कर सकते हो तो ही आप उस चीज़ को तभी आपके टूल्स एंड फिजिकल बॉडी भी उसी हिसाब से सपोर्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। कमिंग टू 105 आवर्स, 50-55 घंटे तो आई थिंक आप लोग पुल कर ही लेते हैं। उसके बाद कैसे अपने आप को जगा के रखते हैं? उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली इसी वो तरह ऐसे डिफाइन की गई हैं करी गई होंगी कि आपका पहले 24 आवर्स आपको वो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिसमें मतलब आप कहीं रेस्ट भी लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है 24 आवर्स के बाद तो फिर आपका बॉडी नींद जो बॉडी में आपका जो जैसे आपको रेस्ट मिलेगा थोड़ा तो ऑटोमेटिकली आपका सोने का मन करेगा। तो उस वो जो टेस्ट हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वहाँ पे फिर आपको नेविगेशन में डाला जाएगा, सो दैट आपको आप चलना ही है, वहाँ चलना ही पड़ेगा, आपको मेंटली रुकना ही इन्वॉल्व आपको है। देखना है, समझना है। हाँ, आपको चलना है, ठीक है, फिर आपको स्विमिंग करना है, ठीक है, फिर आपको वेट रनिंग करना है,
ठीक है। फिर आपको जेमिनी जो हमारा होता है एयरक्राफ्ट, बेसिकली एयरक्राफ्ट नहीं बोलते हैं उनको, जो आपका एक स्मॉल राफ्ट होता है हमारा, जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, यूज़ करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो फिर वो जेमिनी रन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि ये एक्सट्रीम होने के बाद फिर आपको पानी में डाल देंगे, सो आपको दैट जगना पानी ही में कैसे पड़ेगा। सोओगे, आपको जगना ही पड़ेगा, जगना ही मजबूरी। पड़ेगा। तो ठीक है, ग्रेट। आपको सिर्फ जब आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, आपको जो खाना दिया जाएगा वो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ऐसा टाइम आता है कि आपको मतलब एक रेस्ट मिल रहा है। सोते सोते भी खाना खा लेते होंगे। ऐसा लगता है कि जैसे खाना खाते खाते नींद आ गई, तो उस टाइम पे आपको पानी में डाल दिया जाएगा, या फिर आप को ऐसा फिजिकल टॉर्चर किया जाएगा कि नींद गायब हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि वॉशरूम आपको जाना है, और वहाँ पे तो आप सोचोगे कि यहाँ तो उस्ताद जो हमारा साथ में नहीं आएगा, ट्रेनर नहीं है वहाँ, एक ट्रेनर झपकी वहाँ मार पे, लो। आएगा नहीं, तो वहाँ पे वॉशरूम के टाइम पे ही आपको नींद आएगा और आप सीधा वहाँ से मतलब गिरोगे, और जैसे ही गिरोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गिर गए। correct। फिर अगेन वही चीज़ें आपसे फिर repeat दौड़ाना, किया पानी में जाएगा, डालना। फिर से वो चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर वो लास्ट में POW। और सर एक सवाल पवन जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 105 घंटे, कभी लगा नहीं कि छोड़ देना चाहिए, हेल है लाइफ? नहीं है ही, तो मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया था सर कि ट्रेनिंग जो नॉर्मल ट्रेनिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग सोचते हैं कि इसको हम ट्रेन करेंगे, इसको ऐसी टूल्स सिखाएंगे, है ना, इसको क्वालिफिकेशन धीरे धीरे चीज़ों को चलाना या यूज़ करना सिखाते हैं। बट यहाँ पे ट्रेनिंग वो टूल्स नहीं है, इट इज़ ए माइंड सेट। आपको उस माइंड सेट पे लेके जाया जाएगा, आपको जो आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो टफनेस है, उस लेवल पे लेके जाया जाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। नॉर्मल जो इंसान है उस लेवल पे सोच ही नहीं सकता है। यू विल सरप्राइज योर सेल्फ। हाँ, अगर ये चीज़ मेरे को पहले अगर किसी को बता दिया जाए कि मार्कोस का ट्रेनिंग में ये होता है वो होता है, और उस टाइम पे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमारा माइंड ये नहीं सोच सकता कि वो जो लेवल है वो कैसा है। हाँ, एक टर्म आपको बता दिया जाएगा, हेल वीक होता है, एक टर्म आपको बता दिया जाएगा, आपको ये वाला फेस रहेगा आपका। आप सोचोगे इमेजिनेशन जो आपने लाइफ में कभी देखा होगा, टफेस्ट से टफेस्ट, तो उससे बियॉन्ड आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन वो तब चीज़ होंगी जब आप करने जाओगे वहाँ पे, और जिसको वो चीज़ करनी है, जो इंसान डाइविंग फेस से निकल के, और वो उसको ये लगेगा कि इसके बाद तो वो मर चुका है, उसको ड्रॉनिंग में जा रहा है, वो डूब रहा है, और वो उस लेवल पे जा चुका है, तो आगे जब ये फेस चलते हैं तो उनको लगेगा ही नहीं, उनको लगेगा कि ठीक है यही है मेरे लिए, नॉर्मल यही है। उनको पता ही नहीं चलेगा। तभी तो आप किसी आपको बोल दिया जाए कि आपको बियॉन्ड एनिमी लाइन जाना है और वहाँ पे आपको ऑपरेट करना है। नॉर्मल इंसान तो Success करेगा rate नहीं। क्या है वहाँ पे? सक्सेस रेट तो 1% है। 1% है। यहाँ आपका ठीक है, 100% तो है। आपको पता है, आपको उस लेवल पे डाला जा रहा है, उस लेवल पे आपको ट्रेंड किया जा रहा है, आपका जो माइंड है वैसा सेट किया जा रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उस चीज़ आपको वो चाहिए जिस पे आप चल चुके हो, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इस लेवल पे जाके तो ये तो एक एडिक्शन हो गया। एडिक्शन तो कुछ नहीं है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है एक देश की रक्षा के लिए, और आप उस लेवल तक अपने आए। जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इतनी टफनेस के बाद तो डेफिनेटली जो बैरे सेरेमनी होती होगी वो डेफिनेटली एक प्राइड मोमेंट होता होगा, जितने भी लोग पास आउट हुए हैं। परसेंटेज ऑफ पास आउट मैंने आपसे पूछा नहीं, जो फाइनली इनिशियल जो वॉलंटियर से लेकर के फाइनल बैरे मोमेंट तक। देखो, जो बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि मैरून कलर का जो बैरे जो होता है कि उसको अर्न करना है, ठीक है, उस बैज को अर्न करना है जिसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है विद इन द फोर्स।
ठीक है, तो इंसान को सिर्फ वो चीज़ दिखती है उस टाइम पे कि मुझे मार्कोस एक जो रिस्पेक्ट है वो अर्न करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको उसी के लिए तो तैयार किया जा रहा है, उस लेवल पे आपको लेके जाया जा रहा है कि आप कभी भी गिव अप ना करें। आपको लास्ट ऐसा लगेगा कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप वहाँ पे अपना कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। तो वो ही पास मतलब नॉट बिकॉज ऑफ ओन रीज़न, बिकॉज ऑफ इंजरी और कुछ भी रीज़न की वजह से एट्रिशन रेट या कहें तो पासिंग आउट रेट क्या रहता है परसेंटेज? 100% जो इंडक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं या फिर कितने रहते हैं? नहीं, अभी बेसिकली इसमें जब मैंने कोर्स किया था उस टाइम पे इसका जो रेशियो था 10% के आसपास का रेशियो था। 10% पास आउट, 10 to 15% की आपका वो रहता है, क्योंकि यहाँ बेसिकली ये एक ट्रेड नहीं है। ठीक है, ये एक कार्डर है, एक स्पेशल कार्डर है स्पेशल लोगों का। उसमें वही लोग रहते हैं जो उसके काबिल होते हैं या उसको अचीव करते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें वो चीज़ नहीं है कि आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया, आपने हेल वीक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे पास आउट जब आप होने जा रहे हो, आपको बैज मिलने वाला है, उससे एक दिन पहले भी आप आउट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ कभी डाउन नहीं आता है, यहाँ ग्राफ ऑलरेडी मतलब आपको सेट है और मेंटेन करना ही करना है। मेंटेन करना है और आपको ऊपर ही चढ़ना है। आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाना चाहिए। तो वो सेरेमनी कितना प्राइड मोमेंट एज एन इंडिविजुअल आपको क्या फील हुआ जो आपने ड्रीम सोचा था एक वो बेरे पहनने का एंड द डे यू अर्नड इट? होता है कि जब हम पास आउट सेरेमनी से पहले हमें बोला गया कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हो वहाँ सेरेमनी में। तो तब उस टाइम पे भी ऐसा डर लग रहा था कि अभी तो हमारा पास आउट का अभी 15 या 20 डेज बचे हुए हैं। तो इवन तब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फैमिली को इनवाइट कर दें हम और लास्ट के वीक में हमें आउट कर दिया जाए। क्योंकि वहाँ पे डिफाइन ही नहीं अभी आगे क्या लेवल आने वाला है। मूवमेंट्स अभी ट्रेनिंग तो बची हुई है। हाँ, ट्रेनिंग तो वहाँ पे बची हुई है अभी और कभी भी कोई भी चीज़ आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस लेवल पे चीज़ें थी वहाँ पे। बट एक ये था कि हाँ, मैं जिस दिन ये बैज अर्न करूँगा और अपने चेस्ट पे लगाऊँगा और जो मैरून बैरे है वो मैं मतलब अपने हेड गियर में इन्वॉल्व करूँगा, तो उस टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो जिन्होंने मुझे मतलब कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बच्चा आगे चल के इस लेवल पे चीज़ें कर सकता है, तो वो मेरे सामने हों और वो देखें कि हाँ कि कुछ अलग ज़िंदगी में हमने किया है करके। तो जैसे हर फोर्सेस के कुछ कस्टम रहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के लिए, एनी पर्टिकुलर कस्टम जो अनऑफिशियली होता है ऑफ कोर्स विच मार्को फॉलो बिफोर अर्निंग द बैरे? हमारे मार्कोस में क्या होता है कि एक बलिदान का एक सेरेमनी होता है। ठीक है, बेसिकली जब आप एक जमात में या एक ग्रुप में, वो ऐसा ग्रुप है कि उसमें जाना ही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसमें जब एंट्री हम करते हैं, उस एंट्री से पहले हमें एक बलिदान जो अपना जो कसम जो होती है वो ब्लड से देना पड़ता है। रियल तो ब्लड? हमें ब्लड डोनेट करना पड़ता है। कैसे? बेसिकली उस सेरेमनी में हमें मतलब जो नाइफ़ जो हमारे पास होता है, कमांडो नाइफ बोलते हैं उसको हम, तो उस नाइफ से हमें अपने थंब से ब्लड जो है वहाँ पे काट के ब्लड निकाल। हाँ, तो हमें वो एक सेरेमनी होती है। तो सारे लोग एक साथ करेंगे, वो जितने लोग सारे एक साथ करते एक साथ राउंड बना करके एक साथ कसम? हाँ, एक ही फॉर्मेट में हमें मतलब खड़ा किया जाता है। एक साथ ही हम अपनी कमांड लेते हैं और एक साथ ही वो जो ब्लड है, पूरा जो ग्रुप है जो कोर्स पास आउट हो रहा है, वो वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करता है। कितना थ्रिलिंग मोमेंट होता होगा वो
आई हाँ, थिंक बट उस आपके लेवल पे जाने के बाद अभी नॉर्मली हम जब चीज़ें सोचते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बट आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो, उस लेवल पे जा चुके हो, तो आपने जो ब्लड है मतलब पूरे कोर्स में आपने बहा है आपका ब्लड, ठीक है, मतलब वो जो ट्रेनिंग एरिया है वहाँ आज हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ मतलब कहीं ना कहीं ऐसी जगह हमें दिखती है कि यहाँ हमारा ब्लड गिरा था कौन का खतरा ट्रेनिंग गिरा के ही टाइम होगा। पे। बोलते हैं कि अगर मोर यू ब्लड इन ट्रेनिंग, है ना, तो उतना ही आपको उसका जो रिजल्ट है वॉर में मिलता है। पवन जी, इसको मैं कोरिलेट करूंगा महाभारत से। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। तो यहाँ द्रोणाचार्य कौन होता है? गुरु किसको हम ब्लड अंगूठा काट के देते देखिए, ब्लड जो हम जो देते हैं काट के, वो हम अपने उस कसम को देते हैं कि आज मैं इस जमात में या इस काडर में मैं इंटर कर हैं, रहा या हूँ। देश के लिए बलिदान में दूंगा। हाँ, और मेरा जो ये काडर है जो इस देश के लिए खड़ा है, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपना जो खून का जो एक एक कतरा है मैं अपने देश के लिए देने के लिए तैयार रहूँगा। Correct, तो तो उस चीज़ पे वो दिमाग में रख के हम वहाँ पे एक डोनेशन जो है हम अपना अपने काडर के लिए देते हैं। तो मोर देन ब्लड डोनेशन इट्स काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स की विच इज़ बाइंडिंग द एंटायर कोर्स टुगेदर कि वी स्टैंड फॉर आवर कंट्री टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड। हाँ, ये बेसिकली ये लगा लीजिए कि वो एक लास्ट ऑर्डर जो उस कोर्स का जो हमें मिलेगा, और जैसे ऑर्डर मिलेगा और हम जो ब्लड डोनेट करने के बाद और हम वो जो स्टेप आगे बढ़ाएंगे वो हम उस काडर के अंदर होंगे। एक और सवाल, जैसे हमने कई मूवी में देखा है कि उसके बाद मैरीन कमांडो को रम पिलाई जाती है, तो ऐसी भी कोई सेरेमनी होती है? जैसे वर्ल्ड वार 2 में या उस टाइम पे जब फोर्सेज इतने स्ट्रेस में थी उस टाइम पे, तो उनको मतलब बेसिकली क्या नींद आना बंद हो गया था करके, ठीक है, तो तब उनको रिलीफ देने के लिए ये एज ए मेडिसिन स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी ऐसा रहता है कि हम उस फेज़ से निकले हैं कि जो ट्रेनिंग फेज़ हमारा थ्रू आउट द मार्कोस ट्रेनिंग में रहा है, और हम उस जमात में शामिल हो रहे हैं उस काडर में उन लोगों के बीच में, तो वो हमें वेलकम करने के लिए एक आइस ब्रेकर काइंड ऑफ कि कस्टम कस्टम्स पास में आए, और अभी इनके दिमाग में भी ये रहे कि अब ये हमारे साथ ही इस काडर में रहेंगे करके, और एक जो फ्रैंकनेस है वो बनाने के लिए, और जो हमारा बैरे का जो वो है जब हम उसको डिप करके और उसको जब ख़त्म करते हैं तो तब हमें वो बेसिकली तो ये पूरा नीट होता है रम? हाँ, ये पूरा नीट ही होता है, और ये आपको ख़त्म और करना आपको होता है। कंप्लीट करना एक गल्प में, हाँ, एक गल्प में आपको वन खत्म टाइम करना है। में आपको इसको ख़त्म करना होता है। उसके बाद फिर हमारा जो सेरेमनी सोशल इवनिंग स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट हो and जाता है, आप मर्ज हो जाते हैं उनके मर्ज हो पैर। जाते हैं। ग्रेट कस्टम, कुछ ट्रेडिशंस जरूर होने चाहिए काइंड ऑफ ए ब्रेकर, एंड ऑफ कोर्स एक्नॉलेजमेंट होता है आपकी इतनी टफ ट्रेनिंग का और उसमें करने और का। आप फिर बनते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 कमांडो मैरीन कमांडो। मेरिन कमांड। तो ट्रेनिंग तक तो हम बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, हमने आपके नज़रों से देखा एक हेल क्या होता है ना, एंड वो मोमेंट भी फील किया कि जब आपको मैरून बैरे मिल रहा है और आपकी फैमिली आपके सामने है, तो प्राइड क्या होता है दैट वी कैन सी विजिबली इन योर आइज़। इसके बाद अब हम इसकी यूसेज की बात करते हैं। जब हमने बिहाइंड द कैमरा हम बात कर रहे थे व्हेन यू ऑपरेटेड इन द गल्फ ऑफ एडन एंड ऑल, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या उसका प्रीटेक्स्ट क्या था एंड हाउ यू केम इनटू एक्शन। बेसिकली गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल वाटर में एक एरिया है, ठीक है, जो रेड सी और अरेबियन सी का जो बीच का जो एरिया है, जहाँ पे एक साइड में यमन है, एक साइड में सोमालिया है, और एक छोटे से कोने पे जिबूती करके कंट्री है वो लगता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये ट्रेड रूट होगा ये बेसिकली। एक ट्रेड रूट है जहाँ से जो मर्चेंट वेसल्स हैं बेसिकली उनका ये रूट है, ट्रेड रूट है टू यूरोप्स और एशिया के लिए, साउथ एशिया कनेक्टिविटी।
तो मैक्सिमम जो है यहीं से, जो मर्चेंट वेसल है वो यहीं से निकलते हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली जो एरिया यमन वाला और जो जिबूती वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे एक बेसिकली बोको हरम करके एक ग्रुप है काफ़ी जो चर्चित है। ऑपरेट करता है वहाँ पे। और ये अगर हम काफ़ी 80s 90s में अगर हम जाएंगे तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यूएस ने जब अपने ये जो न्यूक्लियर वेस्ट जो उनका था, तो उन्होंने यहाँ पे आके डीच किया, ठीक है। उससे पहले तक वहाँ पे फिश फार्मिंग का काफ़ी अच्छा ऑक्यूपेशन था वहाँ के लोगों का। और जैसे इस एरिया में जब इसको डीच किया गया तो वहाँ पे जो फिशिंग वाला जो उनका ऑक्यूपेशन था और उनका जो बिज़नेस था वो ख़त्म हो गया सर्वाइवल के लिए। तो तब उन्होंने जो यहाँ से शिप वहाँ से गुज़रते हैं जाते हैं, उनको हाईजैक करके और फिर वो रैंसम जो है डिमांड करते हैं, पायरेट्स जिसको पायरेट्स जो हैं वो हाईजैक करके वो अपने सर्वाइवल के लिए इसको मतलब रैंसम डिमांड करते हैं रिस्पेक्टिव उनका व्यवसाय है एक तरह से। हाँ, उनका जो जिस कंट्री का भी वेसल है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो भी क्रू हैं उनको वो हार्म करने के लिए या उनको मारना या उनको कैप्चर करना वेसल को और फिर वो डिमांड करना। तो ये एक एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो शिप है इंडियन नेवी वहाँ पे डोमिनेट करता है। बेसिकली जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी डोमिनेट करते हैं, बट हमारा शिप भी वहाँ पे डोमिनेट करता है। डोमिनेट इन द सेंस हमारी शिप का प्रेजेंस है वहाँ पे, टू गिव द प्रोटेक्शन टू द मर्चेंट वेसल्स। आवर ओनली सॉरी, ये हम अपनी कंट्री का करते हैं या बाकी कंट्री? बाकी कंट्रीज भी हैं वहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो इंडियन नेवी के शिप्स हैं वो सिर्फ हमारे मर्चेंट व्हीकल को प्रोटेक्शन देते हैं या एनीबडी फॉलोइंग दैट रूट? एनीबडी जो फॉलोइंग जिसको भी ज़रूरत है वो हम करेंगे। हाँ, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक कन्वॉय में बेसिकली जो मर्चेंट वेसल जो आते हैं उनको एक कन्वॉय में एस्कॉर्ट करके वो जो ट्रेड रूट है वहाँ से निकाला जाता है। बट फिर भी कुछ मर्चेंट वेसल हैं जो अकेले मतलब कन्वॉय के साथ नहीं आ पाए और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, तो वो टारगेट बन जाते हैं। और कन्वॉय के टाइम पे भी जो पायरेट हैं वो अटैक कर सकते हैं किसी भी शिप को, क्योंकि सिंगल शिप का तो कन्वॉय होता नहीं है वहाँ पे। 10 शिप या मतलब 20 या मतलब उससे ज़्यादा के जो शिप हैं वो एक पैटर्न में उनको करके उनको रूट को क्लियर कराया जाता है। तो वो इन बिटवीन कभी भी किसी पे भी वो कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉरशिप होते हैं वो फ्रंट में और पीछे वॉरशिप जो है एस्कॉर्ट करते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए वहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए हमें डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पे। तो हमारा जो मार्कोस का टीम है वो वहाँ ऑपरेट करता है। ये डे और नाइट कभी भी वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन एक तो आ रहा है इमीडिएटली, आपके पास मर्चेंट व्हीकल हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, ऑफ कोर्स मॉडर्न होंगे। ये पायरेट्स, चाहे आप बोको हराम के पायरेट्स बोले या सोमालियन पायरेट्स जो इतने फेमस हैं, उनके पास इतना क्या एडवांस इक्विपमेंट है कि वो शिप में रेड कर देते हैं? हाँ, सो उनके पास बेसिकली जो वेपन्स हैं AK-47 से लेके स्नाइपर से लेके जो भी सोमालिया पायरेट है उनके पास वो है। और उनके पास स्मॉल वेसल्स हैं जो मोटराइज्ड हैं, ठीक है। वो उनके थ्रू वो अप्रोच करते हैं वेसल्स को और वेसल्स को सरेंडर करने के लिए वो मजबूर करते हैं। और जब अगर वो वेसल अगर सरेंडर नहीं करता है तो फिर वो बोर्ड करते हैं। पवन जी, हाँ, वो चलते हुए शिप में उसका पैरेलली अपनी जो बोट है उसको लगाएंगे और उनके पास जो इक्विपमेंट होते हैं, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट रहते हैं उनके पास, उनको यूज़ करके
और वो क्लाइम करते हैं शिप में, और जैसे ही शिप में बोर्ड कर जाएंगे वो फिर उनको जो क्रू हैं उनको बंदी बना लेते हैं, बना के और रैंसम लेते हैं। रैंसम उनको जो शिप है उसको अपने कंट्री में, सोमालिया में या यमन की तरफ वो अपना ले जाते हैं लूटपाट के लिए। पवन जी, जैसा हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि जो ये लुटेरे हैं, पायरेट्स हैं, इनको इंडियन नेवी और विशेष करके जो मैरीन कमांडो से बहुत डर लगता है। इंडियन शिप्स को जल्दी छेड़ते नहीं हैं। हाँ, बेसिकली जब हमारा शिप वहाँ डोमिनेट करता है तो वहाँ पे मार्कोस को जब डिप्लॉय किया जाता है उनको हाईजैक करने से बचाने के लिए, तो मार्कोस ही उनको कैप्चर करके और उनको फॉलो करके और उनको जो चीज़ उनका करने का उनका जो मोटिव है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरा, वो काउंटर अटैक करते हैं। जब काउंटर अटैक करते हैं तो बेसिकली काउंटर अटैक करके वो उस वेसल से दूर तो चले जाते हैं, बट हम मार्कोस को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। मार्कोस उसको जो अगर उन्होंने अटैक किया है तो फिर मार्कोस उसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आपने उनको छोड़ दिया और उसके बाद फिर वो किसी दूसरे वेसल को पकड़ेंगे, ठीक है, तो बेसिकली इसलिए जो मार्कोस ऑपरेट करते हैं उनके उसमें, जब वो फायर या उन पे अटैक करते हैं तो फिर मार्कोस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी है कंसर्न, ये चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम वो चीज़ें न्यूट्रलाइज करते। एक और सवाल है, क्या हम पहले उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते सी में? पहले बेसिकली वो एक इंटरनेशनल वाटर है, ओके, फर्स्ट अटैक परमिसेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर कोई बोट है या कोई ऐसा मोटर जो वहाँ पे बोट अगर जा रहा है तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये पायरेट हैं करके, है ना। बेसिकली वो जो गल्फ ऑफ एडन वाला जो स्ट्रेच है वो काफ़ी नैरो है, तो जो कंट्रीज़ के जो स्मॉल वेसल्स हैं वो वहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये पायरेट का बोट है या ये नॉर्मल जो फिशरमैन हैं उनका बोट है करके। तो हम जैसे हम अभी बैठे हैं बात कर रहे हैं, अभी भी ये चल रहा होगा वहाँ, प्रोटेक्शन ये चल रहा है? हाँ, वो 24/7 वो राउंड द ईयर जो है बेसिकली वो रहता है वहाँ पे। हमारा जो डिप्लॉयमेंट रहता है वो नॉर्मली 3 से 4 महीने का रहता है। तो एक शिप जब वहाँ पे जाता है 3 से 4 महीने के लिए, तो दूसरा शिप उसको रिलीव करने जाएगा, ठीक है, तभी वो वहाँ उधर वाला जो शिप है वो वापस रिलीव इंडिया में आता है। तो वो हैंडिंग टेक ओवर वहाँ पे चलता रहता है। तो कंटिन्यूस हमारा मैनिंग वहाँ पे है, वहाँ पे हमारा मैन करते हैं। तो सम इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर इंडिया वॉलंटरली कर रहा है ये? नहीं, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन लेवल पे भी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने कंट्रीज़ हैं वॉलंटियरली या फिर जिनके वेसल्स वहाँ से निकलते हैं, चाइना है, इंडिया आपस में चार्टर बांट रखा है, श्रीलंका है, ठीक है, पाकिस्तान है, मतलब जो भी कंट्रीज़ के वेसल्स वहाँ से जाते हैं, फ्रांस का है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी तो वही एक रूट है ना। तो उनकी भी नेवी जो है, यूएस नेवी, फ्रांस का, वो सभी डोमिनेट करते हैं, यूके का है, वो सब डोमिनेट करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन जो शेयर कर सकते हैं, विदेशी धरती पे कोई ऑपरेशन आपने किया हुआ एज ए मैरीन कमांडो? बेसिकली कोई भी ऑपरेशन बियॉन्ड एनिमी लाइन, वो बेसिकली एक चीज़ हमें सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ है जो हमने किया है या जिसके लिए हमें ट्रेन किया गया या कभी भी किया होगा कोई भी ऑपरेशन, तो उसकी जो मेमोरी है हमें वहीं पर डिलीट कर देनी होती है, परमानेंट डिलीट कर देनी होती है, उसको हम कभी रिवाइज नहीं करते हैं। हाँ, बस ये है जो चीज़ें ऑपरेशनल रेडीनेस या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए हैं, जो हमारा पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, वो सब चीज़ें हम मतलब मेमोरी में रखते हैं। अदरवाइज़ वो सब चीज़ें कहीं पब्लिक डोमेन में या फिर कहीं पे भी हमें मतलब याद रखने की ट्रेनिंग यही बोला जाता है कि
इस चीज़ को वहीं पे हम ख़त्म कर देना चाहिए। करेक्ट, बट फिर भी हम आपकी मेमोरी को ट्रिगर करेंगे। वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट INS गाजी का था, हाँ जिसमें इंडियन नेवी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था 1971 वॉर के अंदर। तो उस पर थोड़ा हाईलाइट डालेंगे आप, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से रिलेटेड। बेसिकली जो INS गाजी मूवी भी आया था, उसमें दिखाया गया था। तो INS गाजी बेसिकली जो विशाखापट्टनम हार्बर है, वहाँ पे ब्लॉकेज करने के लिए, और हमारा जो ब्लॉकेज इन द सेंस कैसे ब्लॉकेज करेगा? ब्लॉकेज मीन्स वहाँ जो हार्बर का एंट्री रूट है, एंट्री और एग्जिट वो सेम है। वहीं से एंट्री हार्बर के लिए होता है वॉरशिप का, और वहीं से एग्जिट होता है। काफ़ी नैरो वहाँ पे पैच है। तो वहाँ पे उन्होंने माइन स्वीपिंग का उन्होंने जो टारगेट रखा था, बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। हाँ, वो वहाँ पे कि माइन स्वीपिंग का जो टारगेट उनका था कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर उसमें हाँ, वहीं पोजीशन उस था। टाइम पे विराट INS विराट, करेक्ट। विराट का जो टारगेट उनका था कि उसको उनको मतलब मर्ज करना है एक्सप्लोड करके। और जो हमारे वहाँ के और वारशिप थे जो उस टाइम पे आर क्लास वगैरह, तो उनको एक्सप्लोड करना है। तो उसके मकसद के लिए वो वहाँ पे मतलब उनका टारगेट था कि वहाँ पे माइन सेटअप करके और उनको एक्सप्लोड करना है। तो अगर ये इंटेंशन हम फॉइल नहीं करते तो INS विराट हार्बर से निकल नहीं पाता। हाँ, अगर ये चीज़ें अगर वो सक्सेस हो जाते तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इमोबिलाइज हो जाता। हाँ, वो जब वहाँ से एग्जिट करता है उस रूट से तो वो एक्सप्लोड हो जाता है बिकॉज ऑफ माइंस। क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहाँ से एंट्री और एग्जिट करता है तो नॉर्मली इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनको एक माइन स्वीपिंग वेसल जो हमारे होते हैं वो पहले एग्जिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी में अगर आप बात करेंगे उसको बोलते हैं रोड ओपनिंग पार्टी करके। हाँ। कि अगर कहीं से भी कोई टीम जानी है उससे पहले आपको उस एरिया को डोमिनेट करने के लिए एक टीम भेजते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा मेन जो काफिला है वो निकलता है। तो जो हमारे पास माइन स्वीपिंग वेसल्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केसों में माइन स्वीपिंग वेसल को पहले वहाँ से निकाला जाता है। और जब माइन स्वीपिंग वेसल वहाँ से निकलते हैं तो वो डिटेक्ट करते हुए निकलते हैं। उस टाइम पे भी ऐसा ही उनको मतलब प्लान था कि माइन स्वीपिंग वहाँ से पहले निकलेगा। बट उन्होंने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई किया होगा कि इनका जो माइन स्वीपिंग कैपेबिलिटी कितना है, किस लेवल पे है, या वो क्या डिज़ाइन कर रहे थे उस टाइम पे कि वो हमारे उसमें जो इक्विपमेंट है उसके रडार में या उसके जो सोनार है बेसिकली यूज़ किया जाता है उसमें वो कैप्चर होता है कि नहीं होता। कैसे माइन स्वीपिंग कैसे करेंगे अगर वो मतलब न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, जस्ट एक लेमैन के टर्म में अगर बात करें तो? बेसिकली माइन स्वीपिंग अगर ओपन हार्बर है तो ओपन हार्बर में माइन स्वीपिंग का ये रहता है कि हमें ये पता है कि यहाँ पे माइंस लगा है। तो वहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो वहाँ पे हम डेप्थ चार्ज जो है वो वहाँ पे डिच करके एक्सप्लोड करें सो दैट आसपास की जितनी माइंस है वो फट जाए वहीं पे। हाँ, वहाँ पे वो फट जाएं। ठीक है, या फिर हमारे पास डाइवर्स होते हैं जो माइन स्वीपिंग का काम भी करते हैं, तो जाके माइंस को निकालेंगे फिजिकली। हाँ, जैसे हमने अब बात किया था कि जो मिक्सर फेस जो हमारा होता है डाइविंग का, वहाँ ये सिखाया जाता है। उसमें माइन स्वीपिंग ही सिखाया जाता है। मिक्सर जो थ्योरी होती है हमारी, उसमें जो सेट जो यूज़ किए जाते हैं वो नॉन मैग्नेटिक और जो सेट होते हैं जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है माइंस में या उसको लगाने में, तो वो डिटेक्ट नहीं होता है वहाँ। तो कितना डेंजरस है, लाइक आप खुद पानी में हैं 10 मीटर 20 मीटर, आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके सामने लाइव माइंस है जिसको आप आई मीन न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। दोनों साइड से तलवार पे ही घूम रहे हैं आप। हाँ, वो बेसिकली उसी चीज़ के लिए तो हमें ट्रेंड किया जाता है कि ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है और कैसे हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं हमारे उसको न्यूट्रलाइज करने का या स्वैपिंग का।
तो उसमें हम कुछ डेप्थ चार्ज लगा के उसको एक्सप्लोर करें डिस्टेंस पे जाके, खुद सेफ होकर हाँ खुद सेफ हो करके, या फिर हम जब वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करें हम, और उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करके फिर वहाँ पे डेप्थ चार्ज डिच किए जाएं और उनको एक्सप्लोर किया जाए। पवन जी, एक और सवाल है, पाकिस्तान के आईएनएस गाजी का हमने क्या किया? पाकिस्तान का आईएनएस गाजी का वही चीज़ था जो कि जब वो डिटेक्ट हो गया था तो उस पे हमने डेप्थ चार्ज और जो टारपीडोज़ हैं वही उन पे फायर किए थे और डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको डिस्ट्रॉय किया था। अभी हम मार्कोस काफ़ी लाइमलाइट में आया ऑफ रिसेंट, नॉट रिसेंट, ताज अटैक में। क्या रोल था वहाँ पे मार्कोस का, अगर ब्रॉडली बताए तो? अगर देखा जाए जब ताज अटैक हुआ तो वहाँ पे सबसे नियरेस्ट जो स्पेशल फोर्स था वो मार्कोस ही था। तो इसलिए जब ये चीज़ें हुई तो मार्कोस को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे बोला गया। उस टाइम पे कैपेबल थे नाइट में ऑपरेट करने के लिए, डिसलाइक अदर जो हमारी फोर्सेस थी उस टाइम पे हमारे पास इस लेवल के इक्विपमेंट काफ़ी कम थे, और मार्कोस को बोला गया तो मार्कोस ने वहाँ पे नाइट में और डे में ऑपरेट किया। बट हमारा चार्टर ड्यूटी ना होने की वजह से इसको हमने एनएसजी को हैंड ओवर कर दिया गया, क्योंकि एनएसजी इज़ द फोर्स टू ऑपरेट विद इन द कंट्री फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। सो जैसे फिर एनएसजी वहाँ पे आया तो वो चीज़ें हमने एनएसजी को हैंड ओवर कर दिया। तो टिल द टाइम हमने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ताज को पार्ट से होटल के उनको क्लियर करा लिया गया, काफ़ी क्लियर कराया गया था, बिकॉज क्लियर कराया तो गया था। ये बात आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता कि मार्कोस क्यों ताज में आता है, बट आपने बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि वो नेचुरल फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए जस्ट बिकॉज इट वाज इन मुंबई, और मुंबई इज़ अ बिग स्टेशन फॉर नेवी। तो उन्होंने वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए एंड दे बखूबी निभाई उन्होंने भाग, ऑल्दो उनके चार्टर में था नहीं। हाँ, वो बेसिकली स्पेशल फोर्स जो है आर्म फोर्सेस की, दैट इज़ ट्रेंड फॉर टू ऑपरेट बियॉन्ड एनिमी लाइंस और इंटरनेशनल वाटर। वहाँ पे पास में थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो बने, एंड हमारा जो एनएसजी है वो कैपेबल है उस चीज़ के लिए। तो हमें अपना एट जो लेवल है, मोस्ट लेवल जो है वो उसको यूज़ करने का ज़रूरत था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एनएसजी था जो इस चीज़ को आराम से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया और जो न्यूट्रलाइज किया मिलिटेंट को, जिसमें बेसिकली बट कुछ लोगों को पता नहीं है या मतलब पब्लिक डोमेन में ज़्यादा ये नहीं है। कसाब को पकड़ा गया था, तो कसाब के पास फ्रॉगमैन क्वालिफिकेशन था। ये क्या है? जो मार्कोस के पास होता है। ओके, ठीक है, फ्रॉगमैन क्वालिफिकेशन बेसिकली द मैन हु कैन सर्वाइव इन द वाटर एंड ऑन द लैंड आल्सो, लाइक अ फ्रॉग। लाइक ए ट्रेनिंग फ्रॉग। उसकी कहाँ से हुई थी इस तरह की? ट्रेनिंग वो बेसिकली जो पाकिस्तान के जो मरीन हैं वहाँ से उनको एक क्वालिफिकेशन मिला, क्योंकि उनका जो एंट्री जो रूट था इंडिया में वो सी रूट था। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के उनको उस तरीके से ट्रेंड किया गया था कि उनको पूरा एक कमांडो ट्रेनिंग देके और मरीन का एक ट्रेनिंग देके और तब उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। ऑफ कोर्स वो पानी का रूट ले रहे थे तो पानी में ट्रेन तो होना ही था, एक्शन लैंड पे करना था, तो दैट्स वाई फ्रॉगमैन। क्या बोला आपने? फ्रॉगमैन क्वालिफिकेशन वो आपके टी शर्ट पे भी दिख रहा है। हाँ, आप भी this is, फ्रॉगमैन है हमारे। ये जो रिफ्लेक्शन है ये फ्रॉगमैन का ही है। वो चीज़ उसके पास थी, तो ये जो उनका ट्रेनिंग है उस लेवल पे हो रखा था। तो जब उसको पकड़ा गया तब ये चीज़ें पता चली। अब हम बात करेंगे आपकी जो मैरून टी शर्ट है, इसके ऊपर अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, जैसे फ्रॉगमैन कहा गया, और बाकी आप डिफाइन करेंगे बाजू पे। बेसिकली जो ये जो राइट वाला है ये स्पेशल फोर्सेस का है, बलिदान बैच, जो बलिदान बैच इसको बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में है ये मार्कोस का बैच है, मरीन कमांडो, और जो चेस्ट पे है ये फ्रॉगमैन है। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन को डिफ़ाइन करता है। तो मरीन जो मार्कोस है, मरीन कमांडो,
उनको फ्रॉगमैन भी बोला जाता है कि क्योंकि वो क्वालिफ़िकेशन उन्हीं के पास है, तो उस लेवल पे उनको ट्रेंड किया जाता है, तो इसलिए फ्रॉगमैन भी हम यूज़ करते हैं। एक और सवाल, एसपीजी और मैरीन कमांडो एनएसजी कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको? देखो, एनएसजी बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू इंटरनल थ्रेट न्यूट्रलाइज करने के लिए। एनएसजी इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एमएचए। तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ऑपरेट करते हैं। एनएसजी के अंदर दो विंग होते हैं, एक एसआरजी और एक एसएजी। एसएजी जो विंग है दैट इज़ स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है, जो एंटी टेररिज्म के को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एसआरजी जो है स्पेशल रेंजर ग्रुप, वो हमारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन है, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और एसपीजी क्या है कि एसपीजी बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंडर में भी नहीं है और आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में भी नहीं है। एसपीजी का एक एक्ट है, एसपीजी एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, उसी एक्ट के बेसिस पे इसको खड़ा किया गया था। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, हाँ, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स की फैमिली, रिलेटिव्स, उनको प्रोटेक्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, तो उस टाइम पे ये इशू आया था कि प्राइम मिनिस्टर को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, या मतलब कैसे आगे हम मतलब बढ़ पाएंगे इस चीज़ में। तो तब ये एक्ट उस टाइम पे सोचने पे बोला गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी अगर एमएचए के अंडर में रहेगा तो जो होम मिनिस्टर है वो मतलब मे बी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि इज़ मोर पावरफुल, और उनकी सिक्योरिटी के अंडर में प्राइम मिनिस्टर को कवर किया गया है। तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो तब प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट ने अपने पास से एक पावर दिया कि इसका जो प्रोटेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, वो प्रेसिडेंट की तरफ से आना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में ये एक्ट आया और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी की ब्यूरोक्रेसी में सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है। और उस टाइम पे एक पोस्ट बनाया गया जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी, अलग से एक पोस्ट क्रिएट किया गया कैबसेक के अंदर। तो कैबिनेट सेक्रेटरी में उस टाइम पे जब जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी जो हैं वो इसके जो एसपीजी के इंचार्ज जो थे जो बनाए गए थे और इसको सेटअप किया गया था। तो एसपीजी एक्ट एक अलग से है जो इसको डिफ़ाइन करता है इसकी पावर को, और एसपीजी एमएचए के अंडर में या किसी स्टेट या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के अंडर में नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने रूल्स के हिसाब से, और ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन करता है। तो ये अलग से एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो है। पवन जी, इस बार प्रधानमंत्री दिवाली मनाने नेवी के शिप पे गए और जैसा हमने देखा था पुलवामा में, ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी एयरफोर्स का तो रोल हो गया। अब लगता है अगला जो मेजर रोल नेवी का ही होने वाला है, और जैसे ही नेवी अपना कार्य करेगी, अपने दम पे आएगी, आप समझिए जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी लिमिटेड पावर है नेवी में। और अभी हमने देखा है दिल्ली में ब्लास्ट, तो क्या लगता है कि नेवी को इस बार मौका मिलेगा? सर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अब की बार दिवाली जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाके मनाया है, और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ को दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं कि
हम नेवी के थ्रू चाहे कोई भी डोमेन है, चाहे एयर वाला लगाओ या फिर हमारा जो सी रूट के थ्रू या हमारा सबमरीन वाला जो रूट है, तो 3 डायमेंशनल उसमें हमारा जो नेवी है वो रेडी है और कैपेबल है कि हमारा जो पड़ोसी है या जो हमारे जो एनिमी इस चीज़ पे देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये एक ट्रेलर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में लेके दुनिया को वो इस दिखाया चीज़ जा को रहा है। देख सकते हैं कि इंडिया का जो पावर है, जो नेवी के डोमेन में अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम इस लेवल पे कैपेबल हैं कि हम कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ या किसी जो हमारे गलत इंटेंशन के साथ हमारे देश की तरफ देखेंगे तो उनको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऑफ कोर्स ये एक वर्ल्ड फोरम पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट था व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ विजिटिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर, नो डाउट। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ उस चीज़ में वहाँ पे प्रेजेंस दे रहे हैं जब फ्लाइंग चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर खुद एयरक्राफ्ट कैरियर पे बैठ के नाइट में हमारा जो नॉट ओनली डे कैपेबिलिटी, नाइट कैपेबिलिटी भी उन्होंने दिखाया है कि नाइट में हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ के कमांड एंड कंट्रोल वहाँ पे कर रहे हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। और आपको पता नहीं होगा कि जो हमारा विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिजिनस है, हमारे इंडिया में ही बना है, भारत में बना हुआ है, ठीक है। और उसके थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये हमारा खुद हमारे कंट्री में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं और नॉट ओनली डे बट नाइट में भी हम कैपेबल हैं ऑपरेट करने के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो चीज़ों को गलत डायरेक्शन में लेके सोचते हैं। बिग स्टेटमेंट। पवन जी, अभी मोदी जी की बात हो ही गई है, आप ऑन योर लेटर पार्ट ऑफ योर कैरियर आप बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट माइंडसेट इट टेक्स एंड why as a Marco you were chosen to give the executive protection to the higher chiefs and the echelons of the army and navy? बेसिकली जो भी आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, लेट इट बी आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयर चीफ, उनको प्रोटेक्शन जो है हमारा आर्म फोर्सेस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो उनको क्लोज प्रोक्सिमिटी में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमारा जो मार्कोस से ही सिलेक्शन करके वहाँ पे एक टीम डिप्लॉय किया जाता है और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक प्रोसेस है, काफ़ी टफ है, जिसमें आपका अगेन एक साइकोलॉजी फेस रहता है जिसमें आपको निकलना पड़ता है जिसके थ्रू, और फिर एक अलग से ट्रेनिंग सिखाया जाता है जिसमें आपको लीडर्स के साथ कैसे आपको टैकल करना है, कैसे रहना है, कैसे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन बेसिकली इट इज़ नॉट ए प्रोटेक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल, इट इज़ ए प्रोटेक्शन फॉर ए हाई डिग्निटरी। और आपको उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसको असहज जो वो है कि उनको फील ना हो, और उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसका जो मोमेंट है, उसका फैमिली का जो प्रोटेक्शन है, वो आपको टेक केयर करना है। तो आपको हर डोमेन में ये सब चीज़ें टेस्ट करना, मतलब आपको टेस्ट करके फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन करके आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एक अलग से एक काफ़ी बड़ा फील्ड है जो आज के टाइम में कॉरपोरेट में भी रिक्वायर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी डिग्निटरी के लिए या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये काफ़ी वास्ट फील्ड है। तो इसमें अलग अलग फेसेस होते हैं, या टीम जो मैनेजमेंट होता है,
या आपका जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो होता है, स्किल, आपका जो रूट एनालिसिस जो होता है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में 90% जो रोल है वो मोमेंट से पहले का है। ठीक है, तो मोमेंट से पहले आप क्या आपने रेडीनेस किया है, क्या मेजर्स लिए हैं, सैनिटाइजेशन कराया है, उसका जो सैनिटाइजेशन है, आपका जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन है, वो सब आपको मोमेंट से पहले ही करना होता है। उसके बाद जब आप जब प्रिपरेशन वाला फेज़ कंप्लीट हो जाता है आपका मोमेंट से पहले, देन ड्यूरिंग मोमेंट आपका जो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद रियल टाइम विद इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन, एंड द लास्ट जो आपका स्किल है कामनेस, कि अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग अनवांटेड एंड यू नो कि अनफोर्स सिचुएशन ड्यूरिंग मोमेंट या विजिट, तो आपको काम रहना है और रह के आपको एक जो रियल टाइम जो डिसीजन मेकिंग जो है आपको वो करना है। तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में जो 3 स्टेप हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पवन जी, आपने अपने जीवन से संबंधित मैरीन कमांडो ट्रेनिंग सारे मूवमेंट को एक एक करके बताया और हमें भी बहुत मज़ा आया। अब हम आपके ऊपर रैपिड फायर करने वाले हैं। आप कई कंट्री में ऑपरेशन करके देश के अंदर देश के बाहर दुश्मनों का सफाया कर चुके हैं। अब हमारे फायर से कैसे बचते हैं ये देखना है। एज ए मैरीन कमांडो सबसे कठिन मूवमेंट हिट और क्विट। हिट एक ऐसी चीज़ जो स्पेशल फोर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों को जो नहीं जानते, स्पेशल फोर्स इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। ये लोगों को पता नहीं चल पाता। मैरीन कमांडो बनने का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था आपके लिए? सम्मान, संतोष, सुकून? सम्मान। अगर आपके जीवन पे एक मूवी बने, आप किसे एज ए हीरो देखना चाहेंगे उस मूवी का? खुद को या किसी बॉलीवुड स्टार को? खुद को। अगर जीवन में दोबारा रिस्टार्ट करना पड़े तो मैरीन कमांडो बनेंगे या जो सेकेंड इनिंग जी रहे हैं? मैरीन कमांडो। पवन जी, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको आज भी डिफाइन करता हो? वंस ए मार्कोस ऑलवेज ए मार्कोस। पवन जी, हेल वीक का कोई फनी मोमेंट जिसको याद करके आज भी आप हंसते हैं? हेल वीक के टाइम पे एक मेरा बॉडी वॉशरूम के लिए गया और वहीं पे सो गया। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन के अंदर अगर 3 प्राइमरी क्वालिटी हो, उसमें किसको चुनेंगे? स्पीड, कामनेस या प्रिपेयर्डनेस? कामनेस। पवन जी, मैरीन कमांडो का देशवासियों के लिए एक संदेश। ए मैन हु हैज़ नो लिमिट। पवन जी, थैंक यू फॉर दी वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव टॉक, और आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हमें समय दिया। हमारे पास हमारे स्टूडियो चंडीगढ़ आए, इसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर। Ladies and gentlemen, hope you would have liked this podcast. The journey of Pawan Kumar is a crude example of a mental as well as physical strength. His journey as a 17-year-old kid entering into Navy, dreaming to become a Marco, and thereof ending up his career as an executive protection head is a live example of a dream coming live and true. He is an inspiration for all the youth in the country to dream well, execute well and achieve well. And hope you like the podcast. If you have any questions, please do subscribe and ask the questions in the comment. We would be more than happy to answer each one and all. And to have more guests like this, you are open for the suggestions in our phone number given. We will be more than happy to welcome the guest. Thank you. तो आज आप मिले मैरीन कमांडो पवन कुमार जी से, इनसे बातचीत की, कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और आप अगले गेस्ट के रूप में किनको देखना चाहते हैं अपनी राय जरूर दें। हम कोशिश करेंगे कि लेके आएँ और आपसे रूबरू करें। बहुत धन्यवाद और आभार।